नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री कवर कर रहे थे अभी, और ये 2023-24 बैच के लिए है। और हमने अमाइंस शुरू किया था, और अमाइंस में अभी अपन ने पहला पार्ट कवर कर लिया है, जैसे मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइंस की बताई थी। और आखिरी हमारा मिथाइल साइनाइड था, और उससे हमने जो भी रिएक्शन से देखी थी, रिडक्शन चल रहा था। और अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो और बचे हैं, उन पर भी बात करेंगे, गैब्रियल थैलामाइड और एक अपना हॉफमैन ब्रोमामाइड है। तो इनको कवर करने के बाद फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं कि इसी वीडियो में अपन पूरा इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आपके सामने यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको थोड़ा सा देख लेना, है ना, एक बार लुकआउट कर लेना उसको पूरा का पूरा, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी 11th की तो आपको पता है रहेगी ही रहेगी। तो मैं उसको कोशिश करूंगा जितना हो सके उसे यहाँ पर लेने की, तो आपको बाकी नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है गैब्रियल थैलामाइड, है ना। मैं एक मिनट जरा कर्सर ले लूँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है। अब देखो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे भी आ जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सी अमाइन बनती है, एलिफेटिक की एरोमेटिक। तो आप यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनता है, लेकिन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन इससे नहीं बनता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा रिएजेंट अगर पूछ लिया जाए कि गैब्रियल थैलामाइड में रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है, एक है KOH यानी कि एक बेस हो गया अपना, और एक RX, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं इसको, ना, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो दो रीजेंट याद रखना है, KOH और अल्काइल हैलाइड। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये थैलामाइड से हम बना रहे हैं इसे, तो पहले तो थैलामाइड बनना चाहिए। थैलामाइड बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए जरा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। ये बेंजीन के ऊपर आपको दिख रहा है COH और COH, ठीक। इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, अमोनिया से। NH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। एक्सेस अमोनिया लिया जाता है। अब इस अमोनिया, अब एक्सेस में लिया है ना, तो बहुत सारे तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH2H, ये NH3 लिखा है एक्सेस में, इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया है। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस तरह से इसे लिखूंगा, तो यहाँ से ये देखो, ऊपर से H2O निकल जाएगा और नीचे से भी H2O निकल जाएगा। तो बाकी बचा जो NH2 है वो इस CO में आकर के जुड़ जाएगा। तो देखो जरा, जुड़ गया, ये CO, और ये NH2 जो बचा था वो इसमें आकर के जुड़ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी हीटिंग कर दूँ, ये देखो जरा, मैंने कहा हीटिंग कर दूँ अगर मैं, तो इसमें से अमोनिया गैस उड़ जाएगी। अब अमोनिया गैस कैसे उड़ेगी, देखो जरा, नीचे का ये NH2 हो गया, और यहाँ पर भी NH2 है, तो इसका एक हाइड्रोजन हो गया। तो देखो, आपको व्हाइट कलर का एक गोला दिख ही रहा होगा, तो यहाँ से ये NH3 निकल जाएगा। तो अब बचा क्या, यहाँ पे NH बचा है, और ये कार्बन इससे जाकर के जुड़ जाएगा। ये देखो जरा ध्यान से, ये रहा, इसी को थैलेमाइड कहते हैं, ठीक है। यही थैलामाइड है। इसी थैलामाइड से हमें 1 डिग्री अमाइन बनानी है, वो भी कौन सी वाली बनती है, एलिफेटिक बनती है। एरोमेटिक तो बनती नहीं, आपको पता ही है। तो अब आप जब नीचे की तरफ देखोगे, तो ये देखो जरा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये हमारा यही थैलामाइड है, ठीक है। अब थैलामाइड की एक खास बात देखो जरा, कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। हाँ, कोई पूछे तो क्यों एसिडिक नेचर कैसे पता करते हैं। आप देखो, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप एक नेगेटिव एलिमेंट से लगे हुए हो, तो जब आप वहां से टूटोगे, तो आप प्लस बन करके टूटोगे, और वो चीज माइनस बनी रहेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ये H+ टूटेगा, और हमें मालूम है जब भी H+ चीज कोई दिखती है हमें, तो हम उसे एसिडिक नेचर कहते हैं। तो हमने क्या किया, ये एसिडिक नेचर था, हमने इसमें बेस डाल दिया। तो आपको दिख ही रहा होगा, सर अब ये बेस क्यों डालना है, क्योंकि नाम ही देखो बेटा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, तो थैलामाइड से हमें बनाना था। तो थैलामाइड के लिए हम रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पहले KOH से उसकी रिएक्शन कराते हैं बेस से, और इसके बाद हम उसमें अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं। तो देखो, हमने पहले बेस डाला, देखो KOH। अब KOH को भी अगर आप तोड़ोगे, देखो OH माइनस में दिख रहा है, और K किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। और यहाँ पर भी आपको N माइनस में और H+ में, तो आपको मालूम है कि माइनस को प्लस खींच लेगा, तो ये देखो जरा, खींच लिया उसने, K+ आकर के N माइनस में जुड़ गया, और यहाँ से H और ये OH मिलकर के H2O बन करके निकल गए यहाँ से। क्लियर हो गई कहानी इतनी, चलिए बहुत बढ़िया। अब KOH से अगर रिएक्शन हो गई है, तो फिर अब किसकी बारी, अल्काइल हैलाइड है। तो देखो, यहाँ पर हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, ये अल्काइल हो गया अपना CH3CH2, है ना, और ये Cl हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे K इस Cl से जुड़ जाएगा, और KCl बन करके अलग हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो बचा हुआ CH3CH2 इसी N में आकर के जुड़ जाएगा, ये देखो जुड़ गया। अब हमने क्या किया, फिर से हमने बेस डाल दिया इसमें, ना, इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखो, देखते जाओ आप, है ना, सीधे देखते सीखते भी जाओगे। आपने जैसे इसमें बेस डाला KOH, ठीक है, तो KOH ने क्या किया, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन के पास का बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ा। तो यहाँ पर KOH है ना पूरा, तो KOH का KO ऊपर लग गया, कार्बन पे लगा, और एक हाइड्रोजन इसको मिला, ठीक है। रिडक्शन टाइप की प्रोसेस है एक तरह से, बहुत ध्यान सुनना बस आपको। बॉन्ड टूटेगा, कार्बन को मिलेगा KO, और नाइट्रोजन को मिलेगा एक हाइड्रोजन। फिर से इधर वाला भी बॉन्ड टूटा, इसको भी मिला KO, कार्बन को मिला KO, और नाइट्रोजन को मिला H। तो यहाँ से आप देखो, बॉन्ड टूट चुका है। तो क्या ये NH2 CH2 CH3 अलग हो चुके हैं, NH2 CH2 CH3 अलग हो चुके हैं, ये देखो, ये रही, अलग हो गए, दिख रहा है।
और जैसे ही अलग हुए तो आपको मालूम है ना, जैसे ये अमाइन लग गया यहाँ पे, ये बन गया 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। अब जो बचा हुआ था देखो वहाँ पे के ओ था, तो ये सी ओ ओ के, तो ये देखो आखिरी बना हुआ है, और आपको मालूम है इसे सॉल्ट कहते हैं। क्लियर है कहानी। अब ऐसे ही अब देखो ओवरऑल आपने क्या समझा, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ओवरऑल ओवरऑल आपने यही देखा ना कि हमने जो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाई है, क्या उसमें जरा कार्बन गिनो तो एक दो कार्बन है, और ये आपने बस यहाँ पे NH2 लगा दिया है। जरा देखो तो आपने जो रिएजेंट लिया था RX जो लिया था आपने, वो RX के साथ यहाँ पर भी CH3CH2 है और बस Cl लगा है। तो हुआ क्या है, आपने लिया था RX और बना आपका RNH2, यानी आपने सिर्फ क्या किया, हेलोजन को हटा दिया और NH2 को लगा दिया। बस यही होता है गैब्रियल सिंथेसिस में। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में बस यही होता है कि जो भी RX यूज किया जाता है वो R तो उतने के उतनी रहते, कार्बन की संख्या नहीं बदलती ना घटती है, याद रखना सेम की सेम रहती है। हॉफमैन ब्रोमाइड में कार्बन की संख्या कम हो जाती है, इसलिए उसे डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है वो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ना जितना RX में तो R जितना है उतना ही रहेगा, बस X हट जाता है NH2 लग जाता है। अब आप इसको देखना चाहो तो डायरेक्ट देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH और C डबल बॉन्ड, ये क्या होती है, थैलामाइड हो गई हमारी। ये क्या है बेटा, थैलामाइड है। इसकी ये देखो जरा NOH दिख रहा है, मतलब ये बेस है। और यहाँ देखो जरा, क्या ये अल्काइल हैलाइड समझ में आ रहा है आपको, ये देखो ये मान लो अगर ये R है तो ये Cl हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही ऐसा बेस, ये बेस लिखा हो, अल्काइल हैलाइड लिखा हो, ये लिखा हो, इसका मतलब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। तो कैसे हम अमाइन बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या बताया था मैंने, ओवरऑल क्या सीखा अपन ने कि सर ये जो RX होता है ना, RX इसमें से R तो उतना ही रहता है, बस ये यहाँ से Cl हेलोजन हट जाता है, NH2 लग जाता है। देखो जरा ध्यान से, तो ये देखो पूरा बेंजीन CH2 बस Cl हट गया, NH2 लग गया। मतलब अगर अपने से कोई पूछे कि कैसे हुआ, तो अपन के धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लेकिन ओवरऑल डायरेक्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्स हटता है NH2 लग जाता है, एक्स हटता है NH2 लग जाता है ना, एक्स हटा NH2 लग गया। क्लियर कहानी। और बाकी जो बचा था, ये देखो जरा, Na वाला, Na ये सोडियम, जैसे कि यहाँ पर देखो आपने क्या किया था, यहाँ से के ओ को लगा दिया था दोनों में, यहाँ से क्या लगा दोगे भैया, NaO जैसे KO लगा था वैसे ही NaO लग जाएगा। तो देखो जरा लगे ही लगे, ये सॉल्ट है आपको पता है, और ये हमारी बन गई 1 डिग्री अमाइन बन गई है हमारी, ये 1 डिग्री अमाइन बन गई। क्लियर हो गई कहानी। तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेना, यानी गैब्रियल थैलामाइड में कुछ नहीं, जो भी रीजेंट हमें दिया RX, एक्स हटाओ NH2 लगा दो। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में कुछ भी नहीं होता है, जहां पर भी ये जो चीज देख रहे हो ना आप, C डबल बॉन्ड O, बस इसको हटा देना होता है, बस इसको उड़ा दो और NH2 को लगा दो उसकी जगह पर। ठीक है, CO उड़ा दो, NH2 लगा दो। देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन ये सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, RCO NH2, इसमें से क्या CO को हटा दूंगा बस, और ये NH2 वैसे लगाना नहीं पड़ता, तो अमाइन तो उससे पहले से ही लगा। अब ये मुझे ये बताओ जरा, ये किसका, ये अमाइड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, ये अमाइड है। ठीक है, अमाइड में हमने क्या किया, हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या बताया जाता है, CO हटा देना, सिर्फ CO हटा देना है ना, सिर्फ CO हटा देना। जैसे आप CO हटाओगे, तो अब एक बात बताओ, क्या आपने कार्बन की संख्या कम कर दी। भाई ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है, इसमें भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन थे, आप CO हटा दोगे तो देखो जरा सिर्फ बचा RNH2, यानी एक कार्बन कम हो गया। इसीलिए इसे कौन से रिएक्शन कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं, या और आसान भाषा में आप समझोगे तो स्टेप डाउन भी कहा जाता है। देखो जरा, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। इसमें रीजेंट कौन इस्तेमाल होता है, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ब्रोमीन Br2KOH ये इस्तेमाल होता है। रीजेंट याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे उसमें आपने देख लिया था KOH इस्तेमाल होता है, और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं गैब्रियल थैलामाइड में। ब्रोमाइड में KOH इसमें भी है, बस इसमें Br2 है, बस इसमें क्या है, Br2 है। क्लियर कहानी। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन है, CH3CH2CO NH2 Br2 KOH लिखा है, इसका मतलब समझ जाना आपको हॉफमैन ब्रोमाइड है। CO उड़ा देंगे, बाकी वैसे का वैसा तो बन गई 1 डिग्री अमाइन फिर से। ये देखो, अब सर मान लो ऐसे दो दो आ जाए कि एक यहाँ पर एक यहाँ पे, ऐसे रिएक्टेंट दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड हमने चेक किया कि रीजेंट Br2KOH है, हम CO हटा देंगे और बाकी सिंपल वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो जरा, इस क्वेश्चन में भी हमने CO हटा दिया, बाकी वैसा का वैसा ही। देखो मतलब डिग्रेडेशन है, स्टेप डाउन हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। सर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो ये ऐसे बेंजीन के ऊपर लगा है C, और यहाँ पे Br2 और ये Br2 और KOH लिखा है, कोई बात नहीं, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड है, मतलब CO हटा देना है, बाकी सब वैसा का वैसा। तो देखो जरा, जैसे ही आपने ये CO यहाँ से हटाया, तो देखो एनिलीन बन गया यहाँ पे। क्या बन गया बेटा, एनिलीन बन गया। ठीक है, दोनों एनिलीन है, बस ये आइसोटोप से मामला है, ये आइसोटोप का मामला है, N15 है, ये N14 होगा आइसोटोप से। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो बच गए थे, ये खत्म हो गए। अब आते हैं अपन यहाँ पे से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, और इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर को। किससे डिस्कस करेंगे, बेसिक नेचर को डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। बेसिक नेचर का मतलब है वो एलिमेंट या वो कंपाउंड सारे बेसिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो ज्यादा डोनेट कर सकेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो, ज्यादा डोनेट करने का मतलब क्या है कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो जिसके पास ज्यादा अवेलेबल है वही तो डोनेट कर पाएगा, तो मतलब उसी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखो जरा, एक रिलेशन बनता है,
क्या है वो कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतना ही वो डोनेट कर सकता है, और जो जितना डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं, देखो ये मैंने 1 डिग्री अमाइन बनाया, ये 2 डिग्री, 2 R ग्रुप लग गए, नाइट्रोजन से 2 R ग्रुप लग गए तो 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री लग गए, 3 R ग्रुप लग गए मतलब 3 डिग्री अमाइन। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, आर क्या है? आर आपको पता है अल्काइल ग्रुप, और ये किस में आता है बेटा? प्लस आई ग्रुप में आता है। आर अल्काइल ग्रुप किस में आता है? प्लस आई में। अब सर प्लस आई और माइनस आई क्या होता है? देखो, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको याद रखना है, जो प्लस आई होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो माइनस आई होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको, है ना। वैसे कुछ इफेक्ट वैसे ही याद रखने चाहिए, जैसे कि जैसे जैसा प्लस एम होता है वैसा ही प्लस आई होता है, जैसा माइनस एम होता है वैसे ही माइनस आई होता है। ये जो प्लस वाले दिख रहे हैं आपको, है ना, ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये जो माइनस वाले दिख रहे हैं आपको ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्लियर है कहानी? इसमें एक जगह और काम आएगा जब अपन एरोमेटिक पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये माइनस वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना बेटा। ये जब बेंजीन का मामला आएगा ना तो याद रखना ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये मेटा पर ज्यादा लगते हैं। और ये देखो जरा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना, ये बेटा ज्यादा से ज्यादा ऑर्थो और ऑर्थो पैरा वाले होते हैं, और ये अपना मेटा डायरेक्टेड वाला होता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होते हैं, ये मेटा डायरेक्ट। ये याद रखो, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन डोनेटिंग क्या समझ में आ गई सारी बातें। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर प्लस आई ग्रुप है अल्काइल और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अगर एक लगा है मतलब एक प्लस आई, तो देखो जरा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपन अमाइन पढ़ते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर तो पहले से मौजूद रहता है ना। नाइट्रोजन तो आप कितनी बार भी बना लो, एक लोन पेयर तो हमेशा मौजूद है उसके ऊपर। तो जब आप लोन पेयर रखते हो, बहुत ध्यान सुनना, तो पहले मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो नाइट्रोजन के पास पहले से थी। अब आपने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया जो कि प्लस आई में आता है, और प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट कर रहा होगा, तो क्या यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की? ठीक है। अब सोचो अगर मैं दो दो आर लगा दूं तो ये भी प्लस आई ये भी प्लस आई, नाइट्रोजन के ऊपर पहले से लोन पेयर, तो ये तो और ज्यादा डोनेट कर रहा है। अब अगर मैं 3 लगा दूं तो ये 3 के 3 प्लस आई दिखाएंगे और ज्यादा इसको डोनेट करेंगे। तो क्या बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल हो रहे हैं? 3 डिग्री अमाइन में। और जिसमें सबसे ज्यादा अवेलेबल हो रहा है, सबसे ज्यादा डोनेटिंग, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? 3 डिग्री अमाइन की। फिर किसकी होती होगी? 2 डिग्री अमाइन की। और फिर किसकी होती होगी? 1 डिग्री अमाइन की। तो ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन बन जाता है बेटा कि कोई हमसे पूछे कि बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है या बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो हम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन कंडीशन ये बेटा कि ये जो अपन बताते हैं ना, ये गैसियस फेज में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन सर फिर एक्वस फेज में क्या होगा? एक्वस फेज के लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, प्लस आई इफेक्ट तो रहता ही रहता है। बीट में बहुत सारे सॉल्वेशन आ जाता है उसमें, क्योंकि उसमें पानी में जब आप डालते हो ना, एक्वस फेज मतलब पानी में डाल रहे हो, उसमें डालोगे तो बेटा स्टेरिक हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम उसमें अंदर ना जाते हो, अभी बस इतना याद रख लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आपको याद रखना है बेटा, एक्वस फेज में सबसे ज्यादा होती है 2 डिग्री अमाइंस की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? 2 डिग्री अमाइंस की। सबसे कम किसकी होती है बेटा? ये NH3, है ना, सिर्फ NH3, इसमें कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, तो अकेला NH3 है। ठीक है, अब बात आती है सर कि आपने आपने दो दो क्रम लिखे हैं, तो मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि पहले तो आपको ये देखना बेटा कि अल्काइल ग्रुप जो लगा है अगर वो CH3 है, तो आपके पास ये ट्रिक है ना, डायरेक्ट याद कर लो इनको। और अगर अल्काइल ग्रुप आपका इथाइल है, या तो देखो या तो मिथाइल होगा या तो इथाइल होगा। मिथाइल हुआ तो बेटा याद रखना है, देखो 2 डिग्री तो पहले है दोनों ही केस में, दोनों ही केस में, और आखिरी में NH3 अमोनिया ही है। बस यहाँ पर आपको याद रखना है CH3 के मामले में 1 डिग्री पहले 3 डिग्री बाद में, और CH2 CH3 के मामले में 3 डिग्री पहले 1 डिग्री बाद में। याद रखोगे इतना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस इतना था याद रखना। गैसेस फेज में 3 to 1, एक्वस फेज में 2 हैं, या तो मिथाइल हुआ तो 2 1 3 और इथाइल हुआ तो 2 3 1। ठीक है, अब हमसे मान लो क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये डायग्राम बने हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी किसकी सबसे ज्यादा होती है। आप देखो यहाँ पर बेटा आपको दिखेगा ये बेंजीन के ऊपर NH2 है, नीचे OCH3 है, यहाँ पर बेटा NH2 है, और यहाँ पर नीचे NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर बेटा ऊपर की तरफ NO2 लगा हुआ है ना। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, है ना, ये NO2 नहीं होगा, ये NH2 होगा, है ना, यहाँ पे धोखे से लगा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी इसे अच्छे से पढ़ा तो पता चल जाएगा। OCH3, ये जो OCH3 देख रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ये O ऑक्सीजन दिख रहा है, इसके पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, आपको मालूम है। अब अगर ये लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये पाई बॉन्ड, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बेटा मालूम है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या बेटा ये एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? डोनेट कर रहा है मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन बेंजीन में क्योंकि अपन इसे प्लस आई से ज्यादा अपन क्या बोलते हैं कि ये प्लस M कर रहा है।
ठीक है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट एक ही बात है ना, बस बेंजीन में अपन इसे ऐसा कह देते हैं, बहुत अच्छे सुनना आप। तो OCH3 बेटा क्या शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि डोनेट कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन ही थोड़ा सा खींचता भी है ना, खींचता भी है, मतलब ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है बेटा, ये विड्रॉइंग भी होता है, ऑक्सीजन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचता भी है सर। लेकिन इसका दोनों में से ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा बेटा, तो याद रखना है माइनस आई, एम आई और एम में से हमेशा एम ही डोनेट ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ज्यादा डोमिनेट करते हैं ना, आई और एम में से हमेशा याद रखना है एम ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो मतलब ये प्लस एम डोमिनेट करेगा। और प्लस एम बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें बढ़ा रहा है, बेंजीन में बढ़ा रहा है। अब आगे चलते पहले तो ना, तो चलो सर यहाँ तो बढ़ रहा है, ठीक है हम समझ गए। अगला बेटे, अगला यहाँ पे हमें दिख रहा है ये NH2 और ये क्या है बेटा NO2, ठीक। अब यहाँ पर ये जो NO2 होते हैं बेटा, ये होते हैं माइनस एम शो करने वाले, क्या होते हैं ये एम, देखो जैसे OCH3 प्लस एम शो करता है तो ऐसा ग्रुप हमें याद करने पड़ते हैं। वैसे याद रख लो बेटा, जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, NO2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता है, खींचता है ना, एक्सेप्टर होता है। तो बेटा जब ये खींचेगा तो एक बात बताओ, जब ये खींचना शुरू कर देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी, क्या होगा बेंजीन पर क्या होगा बेटा, ये तो खींच रहा है ना, खींच रहा है तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, और ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा था, तो बनी बात है। अब आगे चलो, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो खींच रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, और ये तो दे रहा है, तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी यहाँ पे, ए वाले की होगी, देखो ये लिखा हुआ है। अब ये बेटा खींच रहा है तो ये तो और कम कर दे रहा है, इससे अच्छा तो कुछ ना लगाओ तो बेहतर है, तो मतलब फिर इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, सी की, और क्योंकि ये खींच रहा है बेटा सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसी की होगी। क्लियर है ना कहानी, साफ समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर, है ना, यहाँ कोने में इस वाले सवाल को देखना। अब देखो यहाँ पर NH2 लगा है, ये हो गया, और यहाँ पे CH2 NH2 लगा। अब आपको कौन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, उसको ध्यान सुनो। देखो आपको मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, आपको मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो बेटा, मैंने अभी बताया था लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मालूम है ना। यहाँ पर क्या ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होने का मतलब होता है बेटा कि ये जो हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। डीलोकलाइज्ड का मतलब है यहाँ पर जाने लग जाएंगे ना, फ्लो करने लगेगा इसमें, मालूम है ना, पाई बॉन्ड है फ्लो करने लग जाते हैं, ये आपने सबने सुना है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है बेटा, उसकी कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए आपको। कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर यहाँ खींचेगा है ना, इसमें उतर जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा ना, तो डीलोकलाइज्ड मतलब अपनी जगह पर नहीं मिल रहा है, डीलोकलाइज्ड हो गया है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो गया, इसलिए यहाँ नहीं मिलने वाला है। अब मेरी बात ध्यान सुना बेटा, यहाँ पर भी सर नाइट्रोजन है ये लेकिन सर यहाँ बीच में CH2 है, तो सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जब भी आपको लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल जाए तो कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो डीलोकलाइज हो जाएगा। बेटा यहाँ पर ये डीलोकलाइज नहीं हुआ, लोकलाइज है, यहीं रह गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। अगर ये यहीं पर रह गया, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा बेटा, तो क्या यहाँ पर जो है डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो घूमते चले जा रहे, तो यहाँ पर ये कम हो गई, मतलब ज्यादा बेटा बेसिक कौन है, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी बी वाले की एज कम्पेयर टू दी ए, तो देखो लिखा बेसिक स्ट्रेंथ बी की ज्यादा है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक। अब आ जाइए बेटा अगले, देखो एक बात आपको याद रखनी है, इस बात को कहीं लिख करके रख लो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एक ऐसा एनिलीन जिसमें एनिलीन अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड यानी उसके ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है तो वो बहुत वीकेस्ट बेस होता है, वो सबसे वीकेस्ट बेस होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये बेटा मेटा पोजीशन है, और ये बेटा पैरा पोजीशन है, ये तो आपको पता है। और आपको NH2 दिख रहा है ऊपर, तो मतलब ये एनिलीन है। और ये देखो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गया, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड हो गया एनिलीन, और ये हो गया पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा, अब देखो मैंने अभी आपको बताया ना, पहली लाइन क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीकेस्ट बेस, सबसे कम वीकेस्ट बेस, सबसे कमजोर वाले कौन से होते हैं बेटा, जिनमें ऑर्थो में एनिलीन में अगर ऑर्थो में कुछ लगा है तो मतलब सबसे कमजोर तो यही वाला है, तो हमने ए को तो सबसे पहले लिख लिया, तो हमें ये सबसे कमजोर है, हमें सबसे ज्यादा वाला ढूंढना है। अब देखो बेटा, तुम्हें मालूम है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, देखो नाइट्रो क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। नाइट्रो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस एम शो करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखो जरा, अब एक चीज और याद रखनी है आपको, है ना, ये जो माइनस एम बेटा ये सब होते हैं ना, ये पैरा पोजिशन पे ही आते हैं, याद रखना है ना। ये बेटा ये जो माइनस एम जो मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है, ये बेटा कहाँ मिलते हैं अपने को, ये पैरा पोजिशन पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा, पैरा पोजिशन पर मिलते हैं, ठीक। तो अब जरा देखो मेरी बात ध्यान से। अच्छा NO2 जो है बेटा ये दोनों इफेक्ट शो करता है, माइनस आई भी शो करता है और माइनस एम भी शो करता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पैरा पोजिशन पर ही माइनस एम मिलता है, मेटा पोजिशन पर बेटा माइनस एम इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, वहां सिर्फ माइनस आई देखने को मिलता है। ये भी याद रख लो आप थोड़ा सा, ठीक है, ये भी याद रख लो प्लीज करके,
है ना। मैंने क्या बोला बेटा, पैरा पोजीशन में माइनस एम भी देखने को मिलता है, माइनस आई भी देखने को मिलता है, ठीक है। और मेटा पोजीशन में माइनस एम देखने को नहीं मिलता, मेसोमेरिक इफेक्ट वहां देखने को नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ माइनस आई देखने को मिलता है। मतलब माइनस आई हर जगह चल जाता है, लेकिन माइनस एम सिर्फ पैरा पे चलता है, मेटा पे नहीं चलता है, ठीक, ये याद रखेंगे आप। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा, NO2 दिख रहा है, क्या ये पैरा पोजीशन पर है? यहाँ देखो जरा सी वाले ऑप्शन को देखो, NO2 पूरा पैरा पोजीशन पर है यहाँ पे। बेटा आपको मालूम है ना, पैरा पोजीशन पर ये NO2 मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, माइनस एम, है ना, वो ड्राइंग ही है, खींच ही रहे हो, माइनस आई भी है, लेकिन बेटा डोमिनेट कौन करता है इनमें से? माइनस एम डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्लियर है। ये डेंसिटी क्या कम कर रहा है, खींच रहा है तो कम कर रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को ये गिरा रहा है, उसके अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ गिरा रहा है। जरा इसको चेक करो तो बेटे, यहाँ पर NO2 कहाँ पे लगा है? मेटा पोजीशन पे। और बेटा मैंने अभी बताया था आपको, मेटा पोजीशन पर अब देखो NO2 तो दोनों शो कर सकता है, लेकिन क्या माइनस एम ये शो कर पाएगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि मेटा पोजीशन पर माइनस एम नहीं, सिर्फ क्या चलता है बेटा? माइनस आई। अब सर बात है कि ये भी तो खींच ही रहा है, NO2 तो सभी में लगा, तो फर्क क्या है? अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इन दोनों में से कौन ज्यादा खींच रहा है, हमें ये पता करना है। तो देखो, क्या ये मेटा पोजीशन पे लगा है? मेटा पे सिर्फ माइनस एम चलता नहीं, सिर्फ क्या चलता है? माइनस आई चलता है, देखो मैंने लिखा हुआ था। अब यहाँ देखो बेटा, क्या ये यहाँ पर NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, यहाँ माइनस एम भी शो करता है, माइनस आई भी शो करता है, मालूम है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? माइनस एम। अब सर इन दोनों में मुझे देखना है, तो देखो बेटा, ये माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस एम शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था आई और एम में चुनना पड़ता है, हमेशा किसको चुनना पड़ता है? एम को। इसका मतलब बेटा एम वाला ज्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू दी आई वाला। देखो आगे आगे वापस सुनना मैंने जितना बताया आपको, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा, अगर ये ज्यादा खींच रहा है तो मतलब इसकी ये बेसिक स्ट्रेंथ को और कम कर रहा है, तो बच्चा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा? बी की। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है बेटा? बी की। फिर किसकी आएगी बेटा? सी की। और फिर किसकी आ जाएगी बेटा? आखिरी में ए, क्योंकि ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन तो सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। अगले में चलते बेटा असाइलेशन। असाइलेशन में बेटा आपको याद रखना है कि जो भी आपके अमाइन है ना, जो भी आपका अमाइन है उसकी दो से रिएक्शन कराई जाएगी, या तो एसिड हैलाइड ले लेंगे, या तो बेटा एनहाइड्रस ले लेंगे, एनहाइड्राइड ले लेंगे, ठीक है। या तो एसिड हैलाइड या तो एनहाइड्राइड, ठीक है। होना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से। एसिड हैलाइड की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो जो लिखा हुआ है CH3COCl, CH3COCl, इसे एसिड हैलाइड कहते हैं, क्लियर है बेटा। इसे क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड कहते हैं। कुछ नहीं बेटे, यहां से एक ये देखो, इसी चीज को मैंने यहां पर अच्छे से लिख दिया है, देखो RNH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH और H, ठीक है। और यहाँ पे CH3COL को इसको पलट करके अपन ने लिख दिया है, देखो Cl पहले लिख दिया। आपको मालूम बेटा, यहाँ से HCl गायब हो जाएगा, बाकी इसमें जुड़ जाएगा। अब आप एक बात हो बेटा, ये NHCOCH3 ये क्या है बेटा? ये अमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? ये अमाइड। तो देखो जरा, आपने क्या बना लिया बेटा? अमाइन था, अमाइन से क्या बना लिया आपने? अमाइड बना लिया, क्लियर है कहानी। अमाइन से अमाइड बना लिया। और बेटा इससे पहले अपन ने अमाइड से अमाइन भी बनाया हुआ है, वो आपने कहाँ देखा होगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा होगा, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने, याद है ना, अमाइड से अमाइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर एक बार देख लेना, रिडक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? है ना, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के अगर अपन रिडक्शन करते हैं अमाइड का, तो अपने को अमाइन ही मिल जाती है। देखो वहां पे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपन रिडक्शन करते तो अल्कोहल मिल जाता है, और वहीं अगर अपन अमाइड का रिडक्शन करते तो अमाइन मिल जाता है। तो समझ में आ गई मेरी बात। और यहाँ देखो उल्टा पड़ रहे हैं, यहाँ अपन अमाइन से अमाइड बना रहे हैं, और जो HCl था वो यहाँ लिख दिया। तो ये बेटा एसिड हैलाइड, ये तो याद रख लो बेटा, एसिड हैलाइड अभी बहुत कम आने वाला है। अब आगे चलते हैं। अब सर दूसरा क्या रिएक्शन हो सकता है ऐसी एसाइलेशन में? बेटा एनहाइड्राइड से कर देते हैं। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बड़ा आसान है बेटा, इधर CH3 इधर CH3, फिर इधर C ऊपर डबल बॉन्ड और बीच में एक O, ठीक है। होगा कुछ नहीं बेटा, यहाँ से एक H निकालोगे, NH2 में से एक H निकालोगे, और ये देखो CH3COO, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक H मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा CH3COOH। और बाकी ये पूरा COCH3 इसमें आकर के जुड़ जाएगा, देखो COCH3 इस NH में आकर जुड़ गया, देखो फिर से अमाइड बन गया। क्लियर है कहानी। यानी कि आप अमाइड बना सकते हो अमाइन से दो तरीके हैं, या तो आप एसिड हैलाइड का रिएक्शन करा दो, HCl निकलेगा, और अगर आप एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे तो बस CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा? फर्क यही है बेटा ना, उसमें HCl निकल जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है, बनता दोनों में अमाइड ही है, और दोनों हम किससे बना रहे हैं? अमाइन से ही बना रहे हैं। असाइलेशन में इतना ही जानना होता है। अगला बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है, ये हमें हर तरह का टेस्ट दे देता है। ये 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक टेस्ट भी दे देता है, और 1 डिग्री अमाइन एरोमेटिक टेस्ट भी दे देता है। क्लियर है कहानी। जैसे देखो यहाँ पर बेटा अपन ने लिखा R, और यहाँ पर बेटा ये फिनाइल का मतलब यहाँ पे बेंजीन से है ना, ये बेंजीन लगी हुई है, तो मतलब एरोमेटिक रिंग के लिए भी है। और देखो तो ये 1 डिग्री यहाँ दिख रहा है, ये एलिफेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक अमाइन है। फिनाइल है ना, पीएच का मतलब बेंजीन है, बस अपन ने स्ट्रक्चर ना बना के पीएच लिख दिया। रीजेंट याद रख लो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आप सभी जानते हो, बेस के साथ, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ, यही रिएजेंट है इसका। बेटा कुछ नहीं होता है, NH2 हट जाता है और NC लग जाता है। अब आप मुझे बताओ जरा, RNC क्या है बेटा? NC दिख रहा है, आइसोसाइनाइड है। CN होता है तो साइनाइड होता है, और NC है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्लियर है। ये देखो, तो यहां पर आप क्या सीख रहे हो बेटा, कि अमाइन से अपन क्या बना रहे हैं? आइसोसाइनाइड बना रहे हैं। और याद करो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने आइसोसाइनाइड से अमाइन बनाया रिडक्शन के थ्रू।
आइसोसाइनाइड से अमाइन बनाया रिडक्शन, तो रिडक्शन से अपन ने बनाया था, तो देख रहे हो ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जस्ट उल्टा है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसी को कार्बाइल अमाइन टेस्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। रीजेंट याद रखना, ये सब हो जाएगा। अब देखो ये कैसे बनता है ये जानना, तो यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने लिखा है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। पहले तो बेटा क्या होता है, ये जो दो रीजेंट आपको दिख रहा है ना, यही आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, CH और KOH, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो CHCl3 दिख रहा है, 3 Cl लग गई रहा, और बेटा KOH डाला था अपने, देखो KOH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेटा CHCl3 था, तो देखो ये H और ये OH बेटा, KOH का OH और ये H, ये दोनों मिलकर के बेटा वाटर बन के गायब हो जाएंगे। क्लियर है कहानी। तो पहले तो आपने कार्बन से एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, दूसरा बेटा तुम्हें K दिख रहा है, ये K बेटा इसी में से एक Cl को लेकर के गायब हो जाएगा, देखो बाद में मैंने गायब किया हालांकि, तो Cl मतलब यहाँ से बेटा H2O और ये KCl गायब हो जाएंगे। तो मुझे बताओ बेटा क्या बचेगा इसके पास, कार्बन के पास एक क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन बच गए यहाँ पे, ठीक है। और देखो और क्योंकि अब इससे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन निकला है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन जब इससे तोड़ोगे तो तुम्हें मालूम है ना, हाइड्रोजन बेटा कार्बन जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इस मामले में, हाइड्रोजन थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये टूटेगा तो ये प्लस और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। तो माइनस चार्ज, लोन पेयर, कुछ भी कह सकते हो वहां पर, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गए बेटा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं बेटा, CCl2 को, याद रखना CCl2 को बोलते हैं बेटा डाइक्लोरोकार्बीन। अब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, 2 ने तो बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 ऑर्बिटल ने तो बॉन्ड बनाया है, एक ऑर्बिटल लोन पेयर से भरा है, तो बेटा क्या एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा इसके पास, बस बहुत बढ़िया। अब बेटा इसी कार्बीन का रिएक्शन होता है, तो देखो ये बेटा तो कौन थे, CHCl3 और KOH थे ही कौन बेटा, CHCl3 और KOH थे आपके रीजेंट। ये देखो ये रीजेंट थे, ये आपस में रिएक्ट करके पहले तो कार्बीन बनाते हैं, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है जो अपन डिटेल में पढ़ते हैं, यानी CCl2 बनाते हैं, देखो ये बना दिया। अब होगा बेटा अमाइन 1 डिग्री अमाइन से इनका रिएक्शन, और जब ऐसा होता है तो तुम मालूम है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये अटैक कर देते हैं बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। जैसे अटैक करने का मतलब जुड़ जाना होता है बेटा, और कुछ नहीं। तो देखो जैसे ही अटैक करोगे जुड़ जाओगे। अब आपने लोन पेयर दे दिया है तो मालूम है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, देखो आ गया, आप ये देखो जरा प्लस चार्ज आ गया, 2 H थे तो एक H ऊपर है एक H नीचे है, और ये R था तो R वहीं के वहीं लगा है बेटा, पूरा CCl2 आकर किससे जुड़ गया, ये देखो CCl2 लग गया, ये माइनस का चार्ज, ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं करना अपने को, इसमें से देखो होता क्या है, यहाँ से देखो CCl2 देख रहे हो, एक H ये Cl, एक H ये Cl, जैसे ये हट जाएंगे बेटा, ध्यान देना जरा कि बीच का RNC नजर आ रहा है तुम्हें, सर NC लग गया तो ये तो आइसोसाइनाइड बन गया बेटा, समझ गया ना। तो देखो HCl निकलना बेटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है, तो 2 HCl निकल जाते हैं और ये बन जाता है। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट सिखा दी थी कि यहाँ से अमाइन 1 डिग्री अमाइन कार्बाइल अमाइन में क्या होता है, RNH2 में से NH2 हट जाता है, NC लग जाता है, NH2 हट जाता है, NC लग जाता है, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक भी बना, 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक और 1 डिग्री अमाइन एरोमेटिक दोनों बनते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन इसकी, ठीक है। देखो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है, नाइट्रस एसिड HNO2 को कहते हैं, किसको बोलते हैं बेटा, HNO2। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एरो के ऊपर HNO2 भी लिखा होता है, और कभी कभी अगर ये नहीं लिखा बेटा तो याद रखना NaNO2 और HCl भी लिखा होता है। सर NaNO2 HCl से क्या नाइट्रस एसिड, तो हम इसी को कहते हैं HNO2 को, तो ये NaNO2 और HCl कैसे बनेंगे, HNO2 तो बनेंगे ना बेटा, ध्यान सुनो। NaNO2 में तो मालूम है Na प्लस में NO2 माइनस में, Na प्लस में NO2 माइनस में, आपने प्लस में क्या लिया बेटा HCl, तो H प्लस में Cl माइनस में, तो देखो यहाँ NO2 और ये H ये जुड़ जाएंगे साथ में, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो देखो HNO2 बन गया, ये देखो HNO2 बन गया, ठीक है ना। ये और ये मिल जाएंगे, और ये Na और Cl तो आपको मालूम है सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया बेटा, अंत में फिर से क्या मिल गया आपको, HNO2। तो कहने का मतलब ये है अंत में मिलना HNO2 है, तो या तो डायरेक्ट लिख देते हैं या तो वो NaNO2 HCl लिखते हैं। अब तुमको मालूम है थोड़ा टफ तो करेंगे, तो वो NaNO2 HCl जानबूझ के लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये चाहे लिख लो चाहे लिख लो, एक ही बात है, इनका रिएक्शन होगा तो ये बन जाता है यहाँ पर, ये रिएजेंट था अभी। अब देखो बेटे एक चीज और याद रखनी, HNO2 बनाया ना आपने, HNO2 का रिएक्शन, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया, देखो जरा HNO2 लिख सकते हैं, HNO2 दिख रहा है। अभी देख लो स्ट्रक्चर कैसा है, तो OH एक तरफ है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर ऐसे ही है, इसको याद रखना है। अब एक बात हो बच्चों, अगर किसी वजह से आपने इसकी रिएक्शन एक एसिड से करा दी, तो एसिड बेटा के H प्लस आयन देते हैं, तो ये देखो H प्लस आ गया यहाँ पे दिख रहा है। मान लो अगर आपने इसमें H प्लस आयन दे दिया, तो देखो ये H प्लस का, और बेटा ये जो OH दिख रहा है ये मालूम है ना O के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोन पेयर है, ये अटैक कर देंगे, कुल मिला के बेटा H2O दिख रहा है, ये पानी बन करके निकल जाएंगे। जैसे ही पानी बन करके ये बेटा अलग हो जाएंगे, क्या यहाँ पे NO प्लस बचेगा, भाई O हट गया ना, निकल गया यहाँ से, ये ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेकर के चला जाएगा, तुमको मालूम है ना यहाँ पर, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा तो इसके ऊपर प्लस बचेगा, तो देखो NO प्लस बचा है बेटा। NO प्लस मतलब देखो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है क्या वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बेटा, जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है,
है ना, कौन होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। तो अभी मैंने कुछ बताया नहीं, चिंता नहीं करो आप, है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। पहले मैंने आपको ये बताया कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में HNO2 लेते हैं। HNO2 लेने का एक तरीका, या तो वो डायरेक्टली लिख देते हैं, या तो फिर आपको ऐसे रीजन देते हैं कि NaNO2 प्लस HCl कर दिया, फिर ये निकाल दिया आपको। क्लियर कहानी, है ना। तो वो भी HNO2 ही बनना आखिरी में आपने देखा। फिर मैंने बताया HNO2 का फिगर बेटा इस तरह से होता है, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना, कि NO और यहाँ पर एक तरफ OH। अगर इसमें मैं एसिड डालूंगा तो एसिड H प्लस आयन देता, तो H2 निकल जाएगा, NO प्लस बचेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात होती है। अब बेटा, अब अपन जा रहे हैं नाइट्रस एसिड से इनकी रिएक्शन कराने के लिए। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं थोड़ा सा तुमको गाइड कर दूं। देखो, नाइट्रस एसिड से अपन पहले 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराएंगे, फिर 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराएंगे, फिर 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराएंगे, और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा 1 डिग्री अमाइन, है ना। 1 डिग्री अमाइन, अच्छा, ये एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों से कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे दिख रहा है, और ये एलिफेटिक है, और ये 1 डिग्री अमाइन आपको दिख रहा है, ये एरोमेटिक है। क्लियर कहानी, देखो तो ये 1 डिग्री अमाइन RNH2, और ये बेटा 1 डिग्री एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, तो देखो फिनाइल लिखा है। फिनाइल मतलब बेंजीन, आप समझ गए होंगे ना, वहाँ पे लगा NH2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अच्छे सुनना, देखो NaNO2HCl भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट HNO2 भी लिख सकते हो, तो यही यहाँ पे भी लिख दिया अपन ने। अब होगा क्या बच्चों, बहुत अच्छे सुनना। सबसे पहले तो जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे, है ना, जैसे ये पूरी चीजें रिएक्शन होंगी बेटा, ये RNH2 कन्वर्ट हो जाएगा R, देखो R लिखा हुआ है, और यहाँ देखना जरा N2 प्लस, है ना, N2 प्लस, क्यों ये दिख रहा है ना आपको, NO2 दिख रहा है, NO2 तो एक N तो इसमें लगेगा, तो देखो N2 प्लस। ठीक है, कैसे क्या हुआ उसको आपको अभी नहीं जानना, अभी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, ये RNH2 में से, बहुत ध्यान सुनना बेटा, H2 तो हट गया पूरी तरीके से, है ना, H2 हट गया, यहाँ ये बचेगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RN2 प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं आपको कि बेटा RN2 प्लस और Cl माइनस, यही है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो बेटा, अगली स्टेप क्या होगी सर, ये जो नाइट्रोजन की गैस है ना बेटा, ये उड़ जाएगी। ठीक है, और ये जो क्लोरीन दिख रहा है बेटा, ये किसी कैटायन के साथ, यानी किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ हट जाएगा। तो जैसे ये हट जाएगा बेटा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ R प्लस। अब R प्लस आपको मालूम है क्या होता है बेटा, ये कार्बोकैटायन है। R मतलब कोई कार्बन होगा, उसके ऊपर प्लस मतलब कार्बोकैटायन। और बेटा याद रख लो, जब भी कार्बोकैटायन बनता है हमेशा रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट होगा। अब बेटा ये जो बना है ROH, अगर इसमें मैं वाटर डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा, वाटर, तो देखो ये R प्लस है, और वाटर में तुम्हें मालूम है H प्लस और OH माइनस होता है। तो ये जो R प्लस है, क्या ये OH माइनस से नहीं जुड़ जाएगा, जैसे बेटा R OH माइनस OH से जुड़ गया तो बेटा अल्कोहल बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 1 डिग्री अमाइन था। ठीक है, इसमें आपने NaNO2 यानी HNO2 नाइट्रस एसिड डाला, जैसे ही डाला आपने नाइट्रस एसिड, तो बेटा ये बन गया RN2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा इसमें क्या होगा, ये N2 गैस उड़ जाएगी, N2 गैस उड़ी जाती है बेटा, ज़्यादातर तो ये उड़ी जाती है, और ये क्लोरीन किसी कैटायन से चिपक के चला जाएगा यहाँ से, तो बचेगा R प्लस जो कार्बोकैटायन है। और याद रखना है बेटे, एलिफेटिक में, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन में, ये 1 डिग्री अमाइन, अभी 2 डिग्री की बात करेंगे अपन, और ये चेन वाली बात है, और एरोमेटिक, बहुत ध्यान सुनो। एलिफेटिक में कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि स्टेबल होता है, लेकिन वहीं एरोमेटिक में कार्बोकैटायन नहीं बनता है क्योंकि वहां पर वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये याद रख लो, पहला डिफरेंस आप तो, है ना, कि कार्बोकैटायन किसमें बनता है किसमें नहीं। तो 1 डिग्री की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना, दोनों की बात करते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिक में कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री एरोमेटिक में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन अपन पहले बनाते हैं, उसके बाद बाकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अभी बहुत ध्यान सुनना बेटा आगे। अब देखो, तो यहाँ तक तो अपन ने बना दिया इसको पूरा, है ना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद वाटर डाला तो OH माइनस ऐसे जुड़ गया, है ना, OH माइनस ऐसे जुड़ गया, और ये यहाँ पर क्या बन गया बेटा, ROH यानी अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखो नीचे वाले में क्या हुआ सर, जब एरोमेटिक था तो बेटा इसमें भी NO2 ये सब लिया, तो देखो जैसे यहाँ पर RN2 प्लस Cl माइनस बना था ना, R वहीं का वही था। अब यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, PH वहीं का वहीं है, N2 प्लस Cl माइनस, ये से क्या बोलते हैं, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है, बस बेंजीन वाला डाइजोनियम सॉल्ट है ना बेटा। इसमें अब कार्बोकैटायन तो बनता नहीं, तो डायरेक्ट अपने को HOH डाल देना। जैसे आप HOH इसमें डालोगे तो मालूम है ना, यहाँ से बेटा ये नाइट्रोजन उड़ के चला जाएगा, ये क्लोरीन H, एक H ये जो दिख रहा है तुमको, ये H इससे जुड़ करके HCl बन करके निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। तो बेटा अब यहाँ से सुनो जरा, ये जो बेंजीन तुम्हें फिनाइल नजर आ रही है, इस पे क्या डायरेक्ट सिर्फ OH लगेगा, ये देखो फिनाइल, ये OH, तो क्या बेटा फिनाइल फिनॉल बन गया, फिनाइल क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्लियर है कहानी। तो याद रखना है कि 1 डिग्री एलिफेटिक में कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, फिर वाटर डलता है, और एरोमेटिक में डाइजोनियम सॉल्ट के बाद कार्बोकैटायन नहीं बनता क्योंकि स्टेबल नहीं होता है। इसका रीजन ये कि स्टेबल नहीं होता, इसलिए नहीं बनता है उसमें, है ना। और फिर बाकी वाटर से रिएक्शन कराने पे यहाँ पे फिनॉल, उसमें अल्कोहल, इसमें फिनॉल, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं बेटा, सर 2 डिग्री अगर अपन अमाइन ले ले तो क्या होगा, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो देखो बेटा, अब आपने दो R लगा दिए, तो ये हो गया 2 डिग्री। आपने सेम वही, अब देखो इसमें भी HNO2 ही लिखा, लेकिन देखो स्ट्रक्चर वाइज लिख दिया मैंने।
ये देखो दिख रहा है HNO2, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है सर? ऐसा इसलिए लिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो 2 डिग्री अमाइन है, 3 बॉन्ड बनाता है RN, ये NRR और ये H, देखो बेटा के H2 निकल जाएगा ऐसे। जैसे ये निकलेगा बेटा देखो, तो ये क्या, ये जो बचा हुआ NO है, ये जो बचा हुआ NO है, क्या ये इस N से आकर के चिपक जाएगा? देखो चिपक गया, आकर गिर गया। तुमको मालूम बेटा ये जो अपन ने बनाया इसे कहते हैं नाइट्रोसोअमाइन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोसोअमाइन। ये स्ट्रक्चर का नाम है नाइट्रोसोअमाइन और बेटा येलो ऑयली होता है। कैसा होता है? येलो ऑयली। ये था एलिफेटिक। आप एरोमेटिक में देख लो, ये देखो दो दो रिंग लगी हुई है ना, तो ये अभी भी 2 डिग्री एरोमेटिक हो गई है, दो दो रिंग लग गई ना इसलिए। और एक तरफ हाइड्रोजन, देखो HNO2 को वैसे का वैसा लिखा और यहाँ से ये HO बेटा H2O हट जाएगा, NO डायरेक्ट लग जाएगा बेटा, इसे भी नाइट्रोसो अमाइन कहते हैं और ये भी येलो ऑयली ही होता है। क्लियर है कहानी? ये हो गया 2 डिग्री। तो याद रखना बेटा 1 डिग्री में क्या हुआ? डाइजोनियम सॉल्ट बना, है ना, कार्बोकैटायन बना एलिफेटिक में, और फिर पानी डाला तो अल्कोहल बना। वहीं एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन में क्या हुआ? इसमें कार्बोकैटायन नहीं बना, डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाला तो डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाला बेटा, सीधे क्या बन गया? फिनॉल बन गया, ठीक है। और फिर 2 डिग्री अमाइन में बेटा क्या हुआ? यहाँ पे पानी निकल जाता है और नाइट्रोसो अमाइन बन जाता है, चाहे वो 2 डिग्री अमाइन हो एलिफेटिक वाला या 2 डिग्री अमाइन हो एरोमेटिक वाला, दोनों में यही होता है और इस दोनों के येलो ऑयली होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे 3 डिग्री अमाइन में अपन क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, HNO2 को मैंने कहा था जब आपसे मैं H प्लस इसमें डालूंगा तो मालूम है ना एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO प्लस, बेटा बस इसी का 3 डिग्री अमाइन में इस्तेमाल होता है। 3 डिग्री अमाइन में इसी का इस्तेमाल होता है, इसी इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखो 3 डिग्री अमाइन देखना जरा ध्यान से, है ना, ये आ गया 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना इसमें NO प्लस का इस्तेमाल होगा, है ना। क्या इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ना, तो आपने 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन लिया है, तो देखो 3 डिग्री है तो R 3 तरफ से, और आपको मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा लोन पेयर होता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल ये था NO प्लस जो अपन ने ऊपर बनाया था उसका इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। तो बेटा इसको इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से ये लोन पेयर जो है ना, ये जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे देता है और बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, बस खत्म, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे बेटा नीचे की तरफ एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइन में, यहाँ देखो जरा, सेम वही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब लेकिन बेटा तुम्हें मालूम है कि जब सामने बेंजीन हो, देखो ये एलिफेटिक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे जाके कोऑर्डिनेट बन गया था। लेकिन बेटा जब बेंजीन होती है ना सामने, है ना, जब बेंजीन होती है और जब सामने इलेक्ट्रोफाइल हो, तो बेटा ये आ जाता है फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो बेटा ये आपका नाइट्रोजन ये जो लगा हुआ है ना, आपने एरोमेटिक के ऊपर लगाया है, बेटा ये कैसे होते हैं? इसके ऊपर लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, लोन पेयर होते ही ना उसके ऊपर, समझ रहे हो ना। ये 3 डिग्री कैसे दिख रही बेटा एरोमेटिक? देखो ये एक ये आर लगा, एक ये आर लगा और एक तरफ ये आर लगा हुआ है ना, ये अराइल ग्रुप है लेकिन है तो आर में ही आएगा ये भी के पूरे का पूरा, ठीक है। तो 2 अल्काइल ग्रुप एक अराइल ग्रुप, मतलब ये 3 डिग्री अमाइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर तो लोन पेयर है। बेटा लोन पेयर है तो क्या ये यहाँ पे देखो जरा, ये बेंजीन है ना, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या कॉन्जुगेशन आ गया तो रेजोनेंस आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब नाइट्रोजन यहाँ सर पे होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ता है, तो देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ का जो बॉन्ड था बेटा वो चढ़ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा ऐसे चलते जाओगे ना तो बेटा 3 जगह माइनस आते हैं, याद रखना है, ऑर्थो पर और पैरा पर। इसीलिए कहते हैं जब नाइट्रोजन सर पर हो तो कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है बेटा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कहाँ बनता है बेटा? पैरा पे बनता है। पैरा पर क्यों बनता है सर? मेजर प्रोडक्ट पैरा पे क्यों बनते हैं? मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो पैरा वाले पोजीशन पर लग करके बनेंगे। क्लियर है? ऐसा मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपको दिख रहा है ना, ये ज्यादा कहाँ जुड़ेगा जाकर के बेटा? पैरा पर ही जुड़ता है, ठीक है। उसकी वजह होती है कि बेटा क्या होता है, ऑर्थो पर क्या है ना, स्टेरिक ज्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। क्यों भीड़ भाड़ क्यों ज्यादा होगी सर? मान लो ये आपने एनो यहाँ लगाया तो बेटा ये यहीं खोपड़ी में ही लगा हुआ है और आपने एनो यहीं लगा देगा तो यहीं आसपास ज्यादा स्टेरिक यानी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो बेटा इसीलिए वो सबसे स्टेबल कहाँ पर है? रिपल्शन और सब कुछ झेल करके कहाँ पहुंचेंगे? वो पैरा पे। तो पैरा पर ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ कुछ बनते हैं ऑर्थो वाले भी। तो मेजर कौन से बनते हैं बेटा? ये रहा। तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कहाँ गया? पैरा पोजीशन पर चला गया। समझ गया ना? ऑर्थो पे क्यों नहीं गया? स्टेरिक भीड़ भाड़ के कारण। ये हमेशा के लिए याद रख लो आप। तो मुझे एक बात हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो क्या कभी भी ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता है? ऑर्थो पर मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता, हमेशा सिर्फ पैरा पर ही बनेगा? नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऑर्थो पर भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंडीशन है बेटा उसके लिए? और देखो लिखा है मैंने, ऑर्थो पर भी मेजर बन सकता है ना, ऑर्थो पर भी मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर नहीं तो बेटा हमेशा पैरा पर ही बनता है, ठीक है ना। एक ही कंडीशन ऐसी होती है। अब आ जाते हैं बेटा हिंसबर्ग टेस्ट। अब सर अगला हिंसबर्ग टेस्ट है, ये किस काम आता है? देखो बेटा ये इस्तेमाल होता है अंतर करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में अगर आपको डिफरेंस करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका रिएजेंट याद रख लो बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन, ये देखो ये बेंजीन बनी है, ये बेंजीन, और ये देखो ये सल्फोनिल, सल्फर दिख रहा है आपको, सल्फोनिल, और ये क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड है ना, जबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, स्ट्रक्चर देख लो। अब अपन कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसी का अब इसे, अच्छा ये बेंजीन है ना, इसको मैं पीएच भी तो लिख सकता हूँ, तो देखो मैं हर जगह पीएच लिखता हुआ मिल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, हिंसबर्ग टेस्ट है। हमें ये देखना है कि कौन ये टेस्ट देता है नहीं देता, अभी आपको सब पता चल जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, बड़ी प्यारी कॉन्सेप्ट, अच्छे सुनना। देखो आपने 1 डिग्री अमाइन लिया, ये ले लिया आपने। आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी बेटा किसकी, ये Cl, ये दिख रहा है 1 डिग्री अमाइन ले लिया आपने बेटा। यहाँ पर इसको मैंने उल्टा लिख दिया, देखो Cl इधर लिखा हुआ है ना, इसको अपन ने पलट दिया है ना, ऐसे पलट दिया है। बाकी वही है, इधर कर दिया बस। इससे क्यों किया आप समझ गए होगे कि सर यहाँ से आप HCl निकालने वाले हो, तो देखो निकाल दिया HCl। अब बेटा जो बाकी चीज बची हुई क्या आकर के इसमें जुड़ जाएगी, ये देखो जुड़ गई, है ना। अब एक बात है बेटा, ये जैसे ये आकर के इसमें बचा हुआ ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था, ये इसमें आकर के यहाँ पर जुड़ गया, ये देखो जरा, ये NH बचा था, NH में आकर जुड़ गया। अब एक बात है बेटा, क्या ये जो NH है, इसमें क्या हाइड्रोजन को अगर मैं अलग करूंगा तो क्या एसिडिक नहीं है? सर एसिडिक कैसे पता चलता है? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो देख N माइनस में आ जाएगा, ये देखा आ गया माइनस में, ठीक है ना, माइनस में आ गया क्योंकि आपने H अलग कर दिया। अब आपने H अलग कैसे किया, आपने क्या किया, इसमें बेस डाल दिया, देखो जरा एक्वस, ये बेस डाल दिया। तो बेटा ये एसिडिक था, ये बेस था। अब बेस कौन सा डाला, KOH, तो K प्लस में और OH माइनस में। तो बेटा H प्लस में निकला, OH माइनस में था, तो ये मिलकर के बेटा यहाँ से पानी निकल के चला गया। K प्लस बेटा था, तो वो K ये देखो आकर के जुड़ गया, दिख रहा है रिएक्शन। अब देखो एक बात और क्या बेटा, क्या ये रिएक्शन परफॉर्म हो गई? अगर रिएक्शन हो गई इसका मतलब बेटा ये जो 1 डिग्री अमाइन था ये सॉल्यूबल है। हिंसबर्ग में अगर मैं 1 डिग्री अमाइन डालूंगा, देखो ये हिंसबर्ग है, यहाँ पे ये हिंसबर्ग है, इसे मैंने 1 डिग्री डाला तो देखो ये सॉल्यूबल, मतलब देख रहे हो ना, रिएक्शन दे रहा है मतलब सॉल्यूबल हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटे, अच्छा ये जो बना है सर इसे क्या बोलेंगे? जब अपन ने हिंसबर्ग से इसकी HCl गायब किया था, इसका नाम क्या था? देखो इसका नाम कैसे आता है, देखो नाइट्रोजन से लगा अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है ना, नाइट्रोजन से लगा इसलिए बोलते हैं एन अल्काइल, ठीक। इस तरफ क्या लगा बेटा, बेंजीन, तो बेंजीन लिख दिया। और ये देखो बेटा ये सल्फो, ये इतनी चीज देख रहे हो आप, है ना, ये क्या बोलते हैं, सल्फर की वजह से सल्फो, और ये देखो बेटा NH लगा है ना, तो अमाइड, अमाइन होता है ना, तो अमाइड हो गया। तो याद रखना बेटा, नाइट्रोजन से लगा एक अल्काइल ग्रुप तो एन अल्काइल, इधर बेंजीन, और ये सल्फ, और ये अमाइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन एन अल्काइल बेंजीन सल्फो अमाइड, क्लियर कहानी, ये नाम हो गया इसका, समझ गया ना बेटा। याद रखना है, हमने हिंसबर्ग टेस्ट से इसका रिएक्शन कराया, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराया, हमें एन अल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड मिला, हमने KOH डाल दिया तो यहाँ से H प्लस निकल गया, K प्लस आकर के लग गया, और रिएक्शन हो गई, मतलब ये सॉल्युबल। अभी आप समझ जाओगे और थोड़ी देर में। अब देखो जरा, सर अभी ये तो 1 डिग्री था, अब बेटा 2 डिग्री करो। जैसे ही आप 2 डिग्री करोगे तो देखो बेटा, पहले यहाँ पर 1 डिग्री था तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। अब आपने 2 डिग्री कर दिया तो बेटा हाइड्रोजन कितने बचे, 1। अब अपन ने हिंसबर्ग टेस्ट का ये रीजेंट ले लिया, यहाँ पे HCl अभी भी निकल गया पूरा का पूरा, ये आकर के जुड़ गया बेटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या नाइट्रोजन से 2-2 लगे हैं बेटा अल्काइल ग्रुप, तो देखो इसलिए लिखा है NN, ये देखो लगे ना NN, और 2 अल्काइल ग्रुप है तो डाई अल्काइल। तो बाकी बेटा बेंजीन वैसे का वैसा, सल्फो अमाइड वैसे का वैसा, ये सल्फो और ये अमाइड। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब एक बात आओ बच्चों, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बचा है? जैसे पहले बचा था, ये होने के बाद तो हाइड्रोजन था तो एसिडिक था, तो KOH डाला था, तो ये जो OH था H को लेके चला गया और K को चिपका दिया था। लेकिन बेटा अब क्या हाइड्रोजन है? यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या एक्वस केयर्स डालोगे तो कुछ मिलेगा बेटा? कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, तो इसलिए बेटा ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। कहने का मतलब ये बेटे कि 2 डिग्री अमाइन हमेशा इनसॉल्युबल होते हैं अगर हम हिंसबर्ग टेस्ट से इसका रिएक्शन कराएं तो। लेकिन 1 डिग्री अमाइन कैसे होता है बेटा, ये सॉल्युबल होते हैं। देखो फर्क पड़ा है ना, ये इसीलिए टेस्ट जाना था। तो 1 डिग्री अमाइन हमेशा घुल जाते हैं, 2 डिग्री अमाइन कभी भी घुलेंगे नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा ही नहीं। और क्यों नहीं बचा आपने देख लिया। सर तो 3 डिग्री अमाइन का क्या होगा, जरा देखो तो बेटा 3 डिग्री अमाइन में यहां पर बेटा 3 के 3 अल्काइल ग्रुप लग गए, क्या एक भी हाइड्रोजन है? तो इसने तो साफ साफ मना कर दिया भैया कि मैं हिंसबर्ग के रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ये होने के लिए बेटा ये Cl था ना, यहाँ पे एक H तो होना चाहिए, H ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो 3 ही हाइड्रोजन होते हैं। देखो जरा ये रहा सर, पहले था ये एक अल्काइल, 2 हाइड्रोजन थे, आपने एक अल्काइल लगा दिया तो एक बचा, अब आपने 3 अल्काइल लगा तो एक भी नहीं बचा। तो सर अब HCl निकलेगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, तो रिएक्शन करने से ही मना कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात बेटे। कुल मिलाकर के यहाँ पर बेंजीन सल्फोमाइड वाला मतलब ये प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, बीच वाला तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, तो रिएक्शन ही। तो याद रखना बेटे, समरी यहाँ पे मैंने लिखी है कि 1 डिग्री अमाइन क्या है, हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करता है और एक्वस के साथ भी रिएक्शन करता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन पानी एक्वस को एच के साथ रिएक्शन नहीं करता, इनसॉल्युबल बन जाता है। और 3 डिग्री अमाइन तो बेटा रिएक्शन हिंसबर्ग टेस्ट में ही नहीं करती, पूरा परफॉर्म ही नहीं करती, कुछ भी नहीं देगी, रिजल्ट ही नहीं देगी आपको। मेरे ख्याल से हिंसबर्ग टेस्ट आपके समझ में आ गया होगा, एक बार और सुन लेना अगर कोई डाउट हो तो। अब बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सुनोगे। देखो मैंने अभी आपको अल्कोहल चैप्टर नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्कोहल चैप्टर की एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। तो बेटा पहले तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अपन ने जो रीजेंट लिए हुए हैं वो यहाँ पर ब्रोमीन है बेटा, ना Br2 ये दिख रहा होगा, ब्रोमीन है ना। बस यहाँ पर जरा सॉल्वेंट पे नजर डालो,
मैं अभी बताऊंगा सॉल्वेंट के बारे में, पहले Br2 देख लो बेटा। अब आपको ये याद रखना है कि जो ब्रोमीन होता है बेटा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। समझ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये याद रखो, ये बेसिक है। ब्रोमीन कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। लेकिन बेटा मेजर कहाँ बनता है? मेजर कहाँ बनता है? पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब पैरा पोजीशन पर ज्यादा लेगा मिलेगा। इसलिए अपन जो डायग्राम बनाते हैं ना बेटा, ब्रोमीन देखो जरा पैरा पे बना है। मैं ऑर्थो वाला भी बना सकता हूँ लेकिन वो माइनर होगा, मेजर ज्यादा ये होगा, तो अपन इसीलिए इसको बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुना, तो सर ब्रोमीन तो दोनों में है, ठीक है, आपने दो दो रिएक्शन कराई बेटा। यहाँ पे OH लगा हुआ है क्या बेंजीन के ऊपर? मतलब ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये अल्कोहल की चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा फिनॉल के केस में क्या पढ़ा था अपन ने कि एक होता है Br2CH2 की प्रेजेंट में, एक रिएक्शन होती है Br2H2 की प्रेजेंट में। फर्क क्या होता है सर? CH2 एक ऐसा सॉल्वेंट है ना, ये कॉपर सल्फाइड एक ऐसा सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर होता है, और H2O जो होता है वो पोलर होता है। तो अल्कोहल में ये पढ़ोगे आप कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जब कराते हैं तब बेटा हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलता है। तो देखो जरा यहाँ पर एक ही जगह पर लगा हुआ है, क्लियर है कहानी? लेकिन बेटा वहीं जब आप फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर की प्रेजेंस में यानी पोलर सॉल्वेंट के साथ कराते हैं बेटा, तब ये पॉली सब्स्टिट्यूशन देता है। इसका मतलब बेटा ब्रोमीन सिर्फ पैरा पोजिशन पे नहीं, ऑर्थो यानी 3 पोजिशन भी, यानी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या होता है बेटा? फिर से, तो बेटा Br2 तो दोनों में ही है ना, ये अल्कोहल में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन ने एनिलीन की बात नहीं करी, अमाइन की बात नहीं करी। अमाइन में क्या होगा वो अपन देखेंगे, बहुत ध्यान सुनो पहले आप। तो फिनॉल में अपन क्या करते हैं बेटा, Br2 अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर पोलर सॉल्वेंट है ना तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी Br ये, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बेटा ध्यान सुनो जरा, ये एनिलीन है, NH2 लग गया ना। अब अपन एनिलीन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अमाइन चैप्टर है ना, तो NH2 तो लगाना ही पड़ेगा अपने को। अब ध्यान सुनो, एनिलीन, एनिलीन की बेटा कहानी ऐसी कि आप Br2 तो ले लो, चाहे अब आप CH2 यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट रख दो, चाहे बेटा पोलर सॉल्वेंट रख दो, ये बेटा हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही देता है। ध्यान देखो, ये देगा दोनों केस में, ये देगा। देखो फिनॉल के केस में क्या था? नॉन पोलर हुआ तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, पोलर सॉल्वेंट हुआ तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एनिलीन के केस में देखो बेटा ध्यान से, कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे पोलर सॉल्वेंट हो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन देता है। अब सर ऐसे कैसे? वो तो नॉन पोलर में मोनो देता है, ये तो नॉन पोलर और पोलर दोनों में ही दिए दे रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूशन। सर तो ऐसा कैसे? और क्या ये क्या मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा? दोनों का आंसर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अब तैयार हो? पहली बात बेटे, ऐसा क्यों हुआ कि इसने ऐसा किया है ना, तो बहुत ध्यान सुनना जरा, हम इस वाई का आंसर ढूंढने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें क्या जानना पड़ेगा, एनिलीन और ये जो, देखो जब NH2 ऊपर लगा हो और जब OH लगा हो बेंजीन के ऊपर, तो क्या फर्क पड़ता है पहले तो ये जान लो। आपको मालूम चल जाएगा कि इसने 3 जगह क्यों लगा दिया। 3 जगह अगर ब्रोमीन लगा है बेटा, Br+ अगर 3 जगह लगा है, इसका मतलब ये होगा बेटा यहाँ 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 पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी होगी। अब देखते हैं जरा क्या हुआ होगा, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। देखो एनिलीन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनिलीन में ज्यादा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। अल्कोहल पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर कम होती है ना। क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखो तेरा याद सुनना, देखो यहाँ आ जाओ, इसमें आ जाओ, है ना, या मैं अलग से भी आपके लिए बना सकता हूँ, पर मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान सुनना बेटा। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखो लोन पेयर तो इसके पास भी बेटा, इसके पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास तो एक ही लोन पेयर होता है। इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। अब एक बात होता बेटा, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की चाहत कम है, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? ये देखो जरा, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर होता है ना, इसके ऊपर ये जाने देता है। तो अगर ये जाने देगा बेटा, नीचे बेंजीन की तरफ छोड़ेगा, तो क्योंकि इसको ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन की तुलना में। देखो ऑक्सीजन के पास भी है बेटा लोन पेयर, तो ये भी यहाँ पर छोड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कम जाने देगा? हाँ। लेकिन नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन की तुलना में तो कम ही चाहत है, इसे कम चाहिए इलेक्ट्रॉन। जिसको कम चाहिए होता है तो वो जाने देता है, वो जाने देता है। अब बेटा अगर ये जाने देगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहा है। और बेटा कहाँ कहाँ पर माइनस आता है? मैंने बताया था नाइट्रोजन जब ऊपर सर पे चढ़ा हो तो बेटा कहाँ कहाँ पर माइनस आता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। इसलिए तो नाइट्रोजन लगने पर क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। सर तो ऑक्सीजन में भी तो माइनस आता है, लेकिन बात है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा ये ऑर्थो पर कम जाने देता, पैरा पर ज्यादा जाने देता है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को उतनी भारी मात्रा में नहीं जाने देता जितनी भारी मात्रा में नाइट्रोजन जाने देता है। उसकी वजह कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखता है ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन उससे थोड़ा सा कम, तो ये जाने देगा। और अगर ये जाने देगा बेटा तो डेंसिटी यहाँ पर बढ़ी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तीनों जगह पर। इसीलिए ब्रोमीन को तीनों जगह पर चिपकने की आसानी हो जाती है। और यही वजह है बेटा कि जब आप फिनॉल लेते हो ना, ये OH जब लगा होता है तो आप देखोगे कि नॉन पोलर पर ये मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन एनिलीन बेटा हमारे दोनों में क्या देता है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन दे देता है,
ठीक है। मतलब पोलर में तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा ही देगा, नॉन पोलर में भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहा है? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ जाने देता है, और जब बेटा नाइट्रोजन जाने देता है इलेक्ट्रॉन को तो माइनस कहाँ कहाँ पर आता है? ऑर्थो और पैरा पे आता है। इसीलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन लगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन में बढ़ा देगा, तो जो भी ब्रोमीन आना है वो बेटा इन्हीं जगह पर जाके लग जाता है, और इसीलिए पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो दोनों पे लगा देता है। लेकिन अल्कोहल के मामले में ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा सा लालची है, ये कम जाने देता है, इसलिए जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो इसके में सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलता है। आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखो यही मैं बता रहा था, प्लस एम मतलब बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, है ना। तो ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जाने देना। तो अब एक बात होता, कौन जाने देगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम होगा वही जाने देगा। तो देखो जरा नाइट्रोजन जाने दे रहा है, इसीलिए इसका प्लस एम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन वाला मामला। क्लियर है बच्चों? ये पूरी थ्योरी बेटा अच्छे से सुनना, मैंने जो बोला वापस से सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, ये सब वही लिखा है, ये पूरी रामकथा वही है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब आपको बचा है सर क्या, तो फिर क्या हमें मतलब एनिलीन में, सर आपने तो बताया क्योंकि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। मैं चाहता हूं कि एनिलीन में मोनो सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमीन एक जगह लग जाए। ये तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा कि बी आर सिर्फ नीचे लगाओ, क्योंकि ये तो पोलर चाहे नॉन पोलर दोनों में हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, याद है आपको एसिड हैलाइड याद है? अब याद होगा आपको, देखो अब यही बेटा एसिड हैलाइड का यही काम है, देखो याद है CH3COCl, ये एसिड हैलाइड है। क्या है बेटा? ये एसिड हैलाइड। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, क्या ये एनिलीन बनाया बेटा मैंने यहाँ पे? क्या ये एनिलीन बनाया है ना? एनिलीन बना, एनिलीन में आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये Cl दिख रहा है आपको एसिड हैलाइड का, और यहाँ से बेटा ये दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन आप दे दो इसको, क्या बेटा HCl निकल गया। अगर जैसे ही निकला बेटा COCH3, ये NH से आके लगेगा, ये देखो ये लग गया बेटा NHCOCH3। क्या ये बेटा आपको अमाइड नजर नहीं आ रहा? अमाइड नजर नहीं आ रहा है ना? आ रहा होगा, ये देखो ये R हो गया NHCOCH3, ये तो अमाइड बन गया सर, ये तो क्या बन गया बेटा? अमाइड बन गया। अब बेटा जैसे ही एक बार अमाइड बन गया, देखो मैं बताऊंगा ये किया क्यों, आपको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। देखो हो क्या रहा था कि अगर मैं इसकी रिएक्शन क्यों नहीं करा रहा इससे, देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको सिखाया, इसके पास ये लोन पेयर है तो ये नीचे की तरफ दे देता है बेटा, जाने देता है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है ना, छोड़ देने की, डोनेटिंग की ज्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर मैं इसके में डिस्ट्रक्शन ला दूं तो मतलब सारा इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे की तरफ दानवीर की तरह दे देता है ना, इसको देने की आदत है बेटा, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन अगर मैं उस देने में बेटा कुछ और लोग को लगा दूं, तो कि लो इधर भी बंटवारा कर दो, तो क्या ये बढ़ जाएगा? और जब ये बढ़ जाएगा बेटा तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ नहीं भेज पाएगा, और जब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ नहीं भेज पाएगा तो मतलब ऑर्थो पर कम हो जाएगा, है ना। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर मतलब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। जब नहीं जा पाएंगे बेटा तो मेजर कौन सा बनता है? मेजर कौन सा बनता है? पैरा वाला बनता है। तो इसको डिस्ट्रक्शन को लाने के लिए अब देखो जरा मैंने क्या किया, जैसे ही अपन ने HCl यहाँ से गायब किया, ये CO, अब देखना बेटा ध्यान से, आपको मालूम ना कॉन्जुगेशन, तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या बेटा दोनों तरफ आ रहा है, इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो क्या क्रिएट किया अपन ने, तो अब इसके पास उतनी क्षमता नहीं बची, ये देना जानता ना, अब दो दोनों तरफ देना पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ बेटा, आपने इसका ध्यान बांट दिया, अटेंशन बांट दिया बेटा, है ना, अटेंशन बांट दिया। जैसे अटेंशन बांट दिया तो अब ये उतना नहीं दे पा रहा जितना पहले दे पा रहा था, तो अभी तीन तरफ सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या हर तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा लेगा ऑर्थो पैरा पे? अभी भी नाइट्रोजन है, ऑर्थो पैरा को ही निगेटिव करता है ये, तो वहीं जाकर के जुड़ती चीजें, लेकिन अब क्या कर पाएगा? नहीं सर, अब आपने अटेंशन उसका बांट दिया है। तो बेटा ऐसे माहौल में क्या होगा, कुछ कुछ ऑर्थो कुछ कुछ पैरा, लेकिन ज्यादा क्या बनेगा बेटा? ज्यादा क्या बनेगा बेटा? पैरा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? पैरा। तो ये देखो जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने ब्रोमिनेशन Br2 लगाया, है ना, ये देखो बेटा कहाँ गया, ये देखो पैरा पर आकर लिख गया। लेकिन सर ये ऊपर से है ना, इसे हमें हटाना है, तो क्या करते हैं बेटा, जब भी इसे ऊपर से हटाना हो पानी डाल दो। क्या डाल दो? पानी। देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखो तो ध्यान सुनना। ये पानी बेटा मतलब HOH होता है, यही होता है। देखो ये OH और ये बेटा COCH3 मिल करके ये देखो जरा CH3COOH, देखो CH3COOH, क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के भाग गया, और ये H जाकर के इस पे लग जाएगा, ये H बेटा जाकर के इस पे लग जाएगा, देखो NH2 बन जाएगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गया, और ये देख जरा ये देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ गया बेटा। क्या आ गया? मोनो। तो समझ गया ना बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको यहाँ पे एसिड हैलाइड डालना पड़ जाता है, बस इतनी सी फर्क है। एसिड हैलाइड एक बार आप डाल दोगे तो इसका बंटवारा हो जाएगा, है ना, ध्यान बढ़ जाएगा। तो बेटा ऑर्थो पर डेंसिटी, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा बनेगा, लेकिन पैरा ज्यादा बनेगा। तो ये बन गया। अब आपको यहाँ से ये हटाना बेटा, पानी डाल दो, पानी डालोगे तो CH3COH निकल जाएगा, NH2 अलग बन जाएगा। ये बन गया मोनो सब्स्टिट्यूशन। आगे समझ में? अब नाइट्रेशन पर आ जाओ बेटे। किस पर आ जाओ? नाइट्रेशन पर। अब देखो नाइट्रेशन की कहानी क्या है बेटा, नाइट्रेशन में हम ये करते हैं, ये एनिलीन तो हमारा वही है, वो NH2 लगा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, भूलना मत, नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है कहाँ जाएंगे, वही तीन जगह आपको मालूम होना चाहिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, भले ही NH2 लगा, NH2 लेकिन बेटा एक तरह का बेस भी तो है।
क्या बेटा, एक तरह का बेस है। अगर आप नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रोजन में जरा रिएजेंट देखो तुम, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों साथ में इस्तेमाल होते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। और बेटा यहाँ से जो चीज निकल करके आती है ना, जो मतलब इन दोनों का रिएक्शन के बाद जो इसमें अटैक करने जाएगा वो बेटा NO2+ होगा, है ना। इनमें से जो इनका रीजेंट में से कुछ ना कुछ, जैसे कार्बाइल अमाइन आपने देखा था, है ना, कार्बिन जो निकला था, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन जो था, तो वो रीजेंट के रिएक्शन से आया था। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे, इनसे क्या निकल के आया बेटा, NO2+ आएगा। अब देखो इसके ऊपर प्लस है, प्लस का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, बोलो हाँ। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होना है। अब आपको मालूम है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ माइनस जहाँ जहाँ ज्यादा होगा NO2 वहीं जाएगा। तो देखो 3 जगह जा सकता है, तो देखो हमने पहले ऑर्थो पे बना दिया, एक पैरा पे बना दिया, और एक मेटा पे भी बना दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मेटा पर कैसे, ऑर्थो ठीक था, पैरा ठीक था, मेटा पर कैसे गया। मेटा पर तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो ऊपर लगा रहता है ये, है ना, ये NH2 है बेटे, ये NH2 है यहाँ पे, सॉरी, है ना। अब देखो आपको मालूम है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सर मेटा कैसे। और मेटा बना तो बना, सोचो जरा, मेजर प्रोडक्ट तो अभी भी पैरा वाला ही है, ठीक है। ऑर्थो वाला 2% है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सर मेटा वाला तो बनना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो यही है कि यही मुझे सबसे खतरनाक दिख रहा है कि मेटा बना कैसे, क्योंकि सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नाइट्रोजन, ये जो एनिलीन पे नाइट्रोजन है ना, तो सिर्फ ऑर्थो पैरा है, मेटा के तो कोई चांस ही नहीं है, तो मेटा पे बना। और बना बना सोचो इतना परसेंटेज कैसे बना। अब देखो एनसीईआरटी में इसको समझाया नहीं गया, सिर्फ लिख दिया गया। अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों सर मेटा कैसे आ गया, ऑर्थो पैरा की बात हो रही थी, मेटा कैसे बन गया। उसके लिए बेटा ध्यान सुनना आपको। ये एनिलीन है, ये देखो यहाँ पर देखो जरा, ये एनिलीन दिख रहा है, ये लोन पेयर दिख रहा है, ये आपको। देखो बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या ये NH2 बेस में आता है? हाँ सर आता है। नहीं पता तो आपको पता है ना, बेस में आता है। और बेटा क्या है, तुम भारी भारी एसिड इसमें डाल रहे हो, ये एसिड हो गए। बेटा एसिड से क्या, एसिड से बेटा क्या निकलता है, H+ निकलता है, H+ होता है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बेटे, अच्छे सुनना, मेरी बात समझना है ना। ये H+ आ गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आती है। बेटा ये नाइट्रोजन यहाँ पर ये लोन पेयर लेकर बैठा है, ये H+ है बेटा, ठीक है। क्या ये लोन H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही हो गया, इसको क्या ये लोन पेयर चाहिए, ये इसको दे देगा, है ना, और H उस पर जाकर चिपक जाएगा। देखो जरा, तो ये H इसमें जाकर के लग गया, NH3 हो गया। और क्योंकि बेटा इसने लोन पेयर अपने इस हाइड्रोजन को दिए हैं, जिससे खुद वो चिपक गया है, तो लोन पेयर देने के बाद क्या प्लस का चार्ज आता है, तो देखो NH3+ बन गया। बेटा इसी चीज को एनिलीनियम कहते हैं, एनिलीनियम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा से, एनिलीनियम आयन। क्यों हो रहा है बेटा ऐसा, देखो क्योंकि सर ये खुद बेस है, और आप ये भारी भारी एसिड यूज कर रहे हो, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है। एसिड से हमेशा H+ आता है। H+ का मतलब क्या बेटा, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये बेटा लोन पेयर देखो अटैक कर देता है इसके ऊपर, लोन पेयर इसको दे देता है, खुद से चिपका लेता है। अटैक करने का मतलब खुद से चिपका ही लेना होता है, लेकिन चिपकाने से पहले कुछ देना तो पड़ेगा। तो ये लोन पेयर इसको देता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, और हाइड्रोजन खुद जाके चिपक गया तो NH3 हो जाता है। NH3+ और बेंजीन हो तो ऐसे एनिलीनियम आयन कहते हैं अपन। मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ बच्चों, बहुत अच्छे सुनना, क्या अब नाइट्रोजन, ये जो एनिलीनियम है, क्या इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, क्या इसके पास अब लोन पेयर बचा, क्या लोन पेयर बचा, मतलब लोन पेयर अब बचा नहीं। बहुत अच्छे सुनना, समझ में आ जाएगा। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है। बेटा लोन पेयर अगर नहीं है तो मतलब अब ये दान देने वाला तो नहीं रह सकता, क्योंकि दान तो पहले दे चुका है, तो अब ये दान तो नहीं, एनिलीनियम आयन की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या ये चीज दान दे पाएगी, नहीं। अब क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना बेटा, अब दान अगर नहीं दे पाएगी ना तो उल्टा होगा। यानी कि अब इसका +M इफेक्ट तो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब बेटा डोनेटिंग वाला तो चला गया। तो अब क्या बचा है, अब बचा है बेटे एक चीज जो होनी है, वो है क्या, कि सर अभी खींच तो सकता है, दे नहीं सकता तो खींचेगा। क्यों, क्योंकि सर नाइट्रोजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सर लोन पेयर रहता था तो दिया करता था, लेकिन अगर वो हट गया है तो बेटा अब ये लिया करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो होता है, ये भी तो हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो बेटा ये खींचना शुरू करेगा, और जब खींचेगा बेटा नाइट्रोजन, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, -I इफेक्ट शो करेगा। और मैं एक बात बता दूं बेटे, -I मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, ध्यान सुनो जरा, है ना। +M और +I ये बेटा कहाँ होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये देखो ये लाइन याद कर लेना। और जो बेटा -M और -I होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो क्या होगा बेटा, जब भी आप ये वाली रिएक्शन करोगे, ये वाली जब भी रिएक्शन करोगे, ये वाली जब भी रिएक्शन करोगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये एसिड में से H+ निकलेगा और एनिलीनियम आयन बनेगा। और जब जब एनिलीनियम आयन जितनी बार भी बनेगा, देखो हर बार तो नहीं बनेगा, रिएक्शन तो बीच में कुछ भी हो सकता है ना उसमें, तो जितनी बार एनिलीनियम आयन बनेगा बेटा, ये देने की बजाय खींचना शुरू करेगा, तो +M नहीं -I शो करेगा। अगर ये +M+I शो करता तो ऑर्थो पैरा पर ही चीजें जाती हैं, लेकिन जब -I होता है बेटा, जब चीजें -I लग जाती हैं ग्रुप, तो बेटा वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है। और यही वजह है बेटा कि इसमें मेटा डायरेक्टिंग बनती है, ठीक है। और 47% हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बेटा एसिड और बेस जब जब साथ में मिलेंगे तो ये कहानी होने लगती है। क्या ये बात समझ में आ गई कि मेटा क्यों बनता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ऑर्थो पैरा में मेटा क्या कर रहा था, तो मेटा बेटा इसीलिए बना था। ओके चलिए आगे चलते हैं फटाक से। अब बेटा, है ना,
और कहाँ चला गया, अच्छा। हाँ, अब एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ, ये डाउट ज़रूर आएगा, सर तो ठीक है मैं हम समझ गए मेटा बना, लेकिन मेटा ज़्यादा क्यों बन गया? और फिर इसके कंपैरिज़न में तो ऑर्थो ज़्यादा बन जाना चाहिए था, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो बहुत ध्यान सुनो बेटा। याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक मतलब भीड़-भाड़, तो बेटा ऑर्थो पे क्या होता है, एन एन दिख रहा है, ये भी एन है, ये भी एन है, तो बेटा क्या रिपल्शन झेलने को मिलेगा, भीड़-भाड़ हो जाएगी, रिपल्शन देखने को मिलेगा, तो ऑर्थो तो बेटा कम ही बनने वाला है, लेकिन एसिड और बेस की रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, एनिलीन अयन काफ़ी बन जाएगा, इसीलिए 47% होता है मेटा डायरेक्टिंग। और सबसे ज़्यादा पैरा तो सबसे ज़्यादा होना ही था, तो आपको पता ही है। और बेटा कम क्यों हो गया ऑर्थो में, क्योंकि ये रिपल्शन झेल गया है ना, तो रिपल्शन वाले कम बनेंगे, बहुत कम हो जाएंगे, समझ गया मेरी बात, तो इसलिए 51 47 और मेरे ख्याल से नाइट्रेशन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सर आपके दिमाग में ये आएगी, है ना, एक बात ये आ जाएगी, सर अभी यहाँ पर तीन तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं अगर एक ही चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहता हूँ, मोनो सब्सटीट्यूशन चाहता हूँ, कोई एक मिल जाए मुझे। अब बेटा अगेन अगर आपको ऐसा चाहिए तो बेटा याद है थोड़ी देर पहले आपने क्या सीखा था, अभी आपने सीखा था एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवा दो इसकी। देखो जरा, है ना, डिस्ट्रक्शन चाहिए होगा, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, तो बेटा देखो जैसे ही आपने एसिड हैलाइड ले लिया, ये रहा HCl निकल जाएगा बेटा, ये रहा, ये जुड़ जाएगा इसमें आकर के, बहुत बढ़िया जुड़ गया सर, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल जुड़ गया, अच्छी बात है। अब देखो बेटा, क्या आपने NO2 प्लस ले लो, NO2 प्लस याद है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था NO2 प्लस कैसे आता है, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, NO2 प्लस ये देखो, ये आता है इलेक्ट्रोफाइल, ये एसिड के रिएक्शन से अपने से आता है खुद से, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया, अभी एसिड नहीं लिया, मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहता था, अगर आप डायरेक्ट एसिड डाल दोगे ना, तो यही तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, आप डायरेक्ट एसिड मत डालो, डायरेक्ट ये रीजेंट मत डालो, नाइट्रेशन वाले दोनों कंसिडर्ड HNO3 H2SO4 डायरेक्ट मत डालो, पहले क्या कर दो, इसकी एसिड हैलाइड से रिएक्शन करा दो, HCl पहले निकाल दो। तो देखो जरा, अपन ने क्या किया बेटा, पहले HCl निकाल दिया। अब जो बनना बेटा, अब मैंने डाल दिया, ये है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इनसे बेटा जब होता है तो बेटा मालूम है ना, इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे, NO2 प्लस बनता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेटा ये, अब एक बात बताओ मुझे जरा, फिर से नाइट्रोजन की वही कहानी है, इसके जो लोन पेयर है, तो मालूम है ना, यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी नीचे की तरफ कम हो जाएगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ये कम भेजेगा, ऑर्थो पे भी भेजेगा, पैरा भी भेजेगा, लेकिन ज्यादा क्या बनेंगे बेटा, पैरा वाले बनेंगे। तो देखो जरा पैरा पर आ गया कि नहीं आया पैरा पे, बहुत बढ़िया, आपने अटेंशन डिवाइड कर दिया ना, फिर से क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या नाम है, आपने क्रॉस कॉन्जुगेशन करवा दिया, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब बेटा आपको मालूम है ना, ये चीज अलग कैसे करते, सर पानी डाल दो H2HOH, तो बेटा CH3COOH ये निकल जाएगा, और ये H इसमें आकर जुड़ जाएगा, देखो बेटा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गया। याद कर लो, सबसे आसान काम है, ठीक है। आ जाओ बेटा सल्फोनेशन में, है ना, खत्म ही करने वाले हैं बस बेटा अपन, थोड़ा सा और बचा है, ध्यान सुनेंगे। अब देखो सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन की कहानी क्या है बेटा, सल्फोनेशन में आपको मिलता है यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई जाती है, एनिलीन वही है, NH2 लगा है, ये लगा हुआ है। अब देखो बेटा, क्या फिर से बेस और फिर से एसिड हो रहा है, फिर से बेस और फिर से एसिड हो रहा है, फिर से H प्लस आएगा, फिर से देखो जरा ध्यान से, फिर से देखो H प्लस आ गया, है ना। अब एक बात मेरी सुनो ध्यान से, सर यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो बेटा जब आप इसमें से H प्लस निकाल लोगे, देखो H2SO4 में से H प्लस जब निकाल लेते तो HSO4, देखो SO4 तो वहीं का वहीं है, बस आपने एक H हटा दिया तो H एक सिंगल हो गया, और एक आपने निकाल लिया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए माइनस है, ये बेचारे के पास कुछ भी नहीं इसलिए प्लस है, ठीक है, H प्लस, और ये सब काम हो गया। अब देखो, जब भी आपको मालूम है कि यहाँ से H प्लस निकालोगे आप, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको दे देगा, देखो दे दिया, है ना। अब इसके पास लोन पेयर नहीं बचे, प्लस के साथ ये NH3 हो गया, और बेटा ये सल्फोन, ये जो बचा था HSO4 नेगेटिव, यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, आपने तोड़ दिया ना, H प्लस इसने ले लिया, और ये देखो ये साथ में लगा हुआ है। अब बेटा अगर आप इसकी हीटिंग कर दोगे, तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा, ये पूरी चीज़ ना बेटा, क्या ये यहाँ से है ना, पानी वानी जो भी निकलना होगा निकल जाएगा, ऊपर बचेगा NH2, है ना। हीटिंग करने के बाद कहानी देखो, पहले ये बना लिया अपन ने एनिलीनियम, है ना, और बेटा यहाँ फिर अपन हीटिंग कर देंगे, हीटिंग करेंगे तो ऊपर NH2 आ जाएगा, और नीचे ये बेटा खिसक करके नीचे चला जाएगा ना, SO3H, एक ऑक्सीजन उड़ गया, हीटिंग करोगे तो कुछ तो पानी उड़ेगा ना, तो एक ऑक्सीजन चला गया कुछ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो बचा क्या बेटा, SO3H बचा, ठीक है, SO3H, और नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ लग गया, तो हीटिंग करिए अपने ताकि नीचे की तरफ लग जाए। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, तुम्हें मालूम है कि NH2 बेस में आता है, और बेटा यहाँ देखो SO3 और ये H, तुम्हें दिख रहा है ये हाइड्रोजन जो है, ये S और O दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों से लगा हुआ है, और जब भी बेटा हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजों से लगा होता है, और जब वो अलग होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीजें जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला अलग होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, समझ गए, इलेक्ट्रॉन खींच लेते, तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, मतलब ये एसिड हो जाएगा। तो देखो ऊपर बेस नीचे एसिड, बेटा तो क्या होता है कि ये जो H है ना, H प्लस बन करके फिर से निकलेगा और इसकी तरफ चले जाएगा, देखो फिर से NH3 प्लस बनेगा, है ना, और नीचे बेटा H हटा है ना, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन तो खींच चुका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है S और ये O दोनों, तो ये माइनस बन जाएगा। अब देखो जरा बेटा, जब एक ही चीज पे प्लस भी हो जाए माइनस भी हो जाए, तो बेटा उसे ज्विटर आयन कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसे ज्विटर आयन कहते हैं, और ये तभी होता है जब ऐसे एसिड बेस आपस में ही ऐसी चीजें हो जाती है ना, तो बायपोलर आयन कहलाता है। क्लियर है कहानी, याद रखोगे इस बात को, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना है, एक चीज और अच्छे से याद रखनी है बेटा, ये जो एनिलीन है ना, एनिलीन है, ये बेटा कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
है ना, में पार्टिसिपेट नहीं करता। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में इसका कोई योगदान नहीं है, कुछ देता ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देता है ना। कहने का मतलब बेटा अल्काइलेशन और असाइलेशन ये नहीं देता है, ये ध्यान रखना है। सर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन-कौन से रीजेंट है, पहले तो हमें वो पता चल जाए जो यूज़ होते हैं। तो अभी याद रख लो बेटा, क्योंकि बाकी चैप्टर में भी काम आएँगे। अभी समझ जाओगे आप इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान सुनना। देखो, मैं समझाता हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेटा रिएजेंट जो होता है, ये सब भूल जाओ जो अभी मैंने बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट कौन से हैं बेटा? CH3Cl और AlCl3, CH3Cl और AlCl3, है ना? CH3Cl मतलब RX, है ना? RX हो गया। और बेटा एक मिनट, ये नीचे चला गया, सॉरी, है ना? RX, और साथ में बेटा क्या यूज़ होता है? AlCl3 यूज़ होता है। यही होता है पूरा का पूरा यूज़, ठीक है? तो बेटा देखो, ये क्या करते हैं, यहाँ से ना ये दोनों रिएजेंट बेटा साथ में रहते हैं ना, दोनों रिएजेंट साथ में रहते हैं। बेटा यहाँ से क्या होता है, ये जो रिएजेंट है आपस में, इनमें से एक AlCl3 अपने दूसरे जोड़ीदार का यहाँ से X लेकर के भाग जाता है। क्लियर है कहानी? यहाँ से X लेकर के ये इसका रफा-दफा हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? अच्छे सुनना बेटा ध्यान से ना। लैपटॉप की बैटरी भी कमज़ोर हो रही है, अब उसको फटाफट से अपन खत्म करेंगे। देखो, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से ये इसको लेकर के चला जाता, मतलब ये अपने रिएजेंट से रिएक्ट करते थे, ये इसी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी बेटा, AlCl3 जितनी बार भी लिखा है ये सब एसिडिक नेचर का भी होता है। अभी काम आएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान रखना है। नियम क्या है कि इन रिएजेंट को आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करनी होती है, और AlCl3 ये देखो अपने, या तो देखो यहाँ CH3Cl भी हो सकता है और यहाँ पे RCOCl भी हो सकता है। Cl लेकर के AlCl3 गायब हो जाता है, Cl लेकर के AlCl3 गायब हो जाता है। ठीक है, इतना कुछ बचता है, बाकी वो उसमें जाकर के जुड़ जाता था। ठीक है, तो अभी तक यही होता था। लेकिन बेटा जैसे ही, है ना, यहाँ पर इसके सामने, यानी इस रीजेंट के सामने जब एनिलीन आता है, तो आपको मालूम है ना, ध्यान सुनना जरा, एनिलीन क्या बेटा, एक बेस है। एनिलीन क्या, एक बेस है। और बेटा AlCl3 क्या बेटा, एक एसिड है ना। तो बेटा जैसे एनिलीन सामने आता है ना, इसके बेस सामने आता है ना, तो ये अपने रिएजेंट से CH3Cl से रिएक्शन करना भूल जाता है, और बेटा AlCl3 सीधे रिएक्टेंट यानी बेस पर जाकर के हमला कर देता है। ये देखो, ये लिखा है ना, AlCl3 सीधे जाकर बेटा इस पे, है ना, इससे जुड़े जाकर एसिड बेस वाली रिएक्शन शुरू हो जाती है। एसिडिक है, शुरू हो जाती है। क्यों? AlCl3 के पास बेटा यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल एक रहता है, इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है। तो बेटा ये जो लोन पेयर है ना, ये जाकर के इस पर अटैक कर देते हैं, और देखो जरा ये बना लेते हैं, दिख रहा है आपको, ये बना लेते हैं। तो याद रखना है, कल मिलाकर के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो ही नहीं पाई ना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नियम ये है कि पहले रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, फिर जाकर के चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, AlCl3 निगेटिव एसिडिक नेचर का होता है। अब आप जैसे एनिलीन लगता तो बेस होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। मतलब ये सीधे जाकर रिएक्टेंट पे हमला कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये आपको ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, जो मैंने भी बोला इसको नोट कर लो, और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब बेटा ये कुछ रिएक्शंस है ना, ये आपको सीधे याद रखनी है। देखो, मैंने डाइजोनियम सॉल्ट याद है आपको, NaNO2 HCl या HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से जैसे अपन रिएक्शन कराते हैं, है ना, किसकी, अमाइंस की, तो मालूम है ना बेटा क्या बनता है, N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है बेटे। क्या है ये, डाइजोनियम सॉल्ट है। तो अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से कितने रिएक्शन हो सकते हैं, वो सारे लिखे हुए। तो जैसे मान लो आप CuCl HCl डालते हो, तो देखो क्या होगा, या तो आप CuBr HBr डाल दोगे, है ना। ये देखो, देखो CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN KCl। तो बेटा होगा कुछ नहीं, ये Cl जाकर के इस पे लग जाएगा, यहाँ से Br जाकर इस पे लग जाएगा, ऐसे Cu प्लस HCl तो Cl आकर के इसमें लग जाएगा। ये सब आप याद रख लो, छोटे छोटे रिएजेंट है। अगर Cu HBr की करी तो Br आकर के लग जाएगा, HbF4 की रिएक्शन करी तो F आकर के लग जाएगा, HI करी तो I जाके लग जाएगा। और ये सब देखो डाइजोनियम सॉल्ट से बन रहे हैं, सब के सब बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से बन रहे हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से और भी चीज बनती है, अगर डाइजोनियम सॉल्ट को पानी में डाल, कहने का मतलब बेटा ये रीजेंट आपको ध्यान देने हैं कि अगर ये रीजेंट होंगे तो क्या क्या बन रहा है, देखो लाइन से मैंने लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, दो दो बार लिखना, तीन तीन बार लिखना, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, वैसे बड़ा आसान काम है बेटा, देख सकते हो एक बार इसे। अब वही डाइजोनियम सॉल्ट को मैंने फिर से लिख दिया, और इस बार मैंने पानी डाल दिया, जगह नहीं थी इसलिए अलग से लिखना पड़ा। जब बेटा इसमें पानी डालोगे तो देखो ये नाइट्रोजन गैस बन करके उड़ जाएगी, है ना, एक H और ये Cl ये निकल जाएंगे, तो बचा क्या बेटा, OH, और ये देखो फिनॉल बना लिया आपने। ठीक, अगर आपने इसकी रिएक्शन बेटा इसी डाइजोनियम सॉल्ट की, देखो H3PO2 से करवाई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ये H दे देता है, H निकाल देता है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये N2Cl सब निकल जाएंगे, सिर्फ H जाकर के इस पे उड़ जाएगा। और तुमको मालूम बेटा जब H यहाँ पर लग जाएगा तो बेटा मालूम है ना, बेंजीन बन गया। ये क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया, है ना। N2Cl दोनों हटा दिया आपने, बेंजीन बना दिया। देखो, तो फिनॉल बनाना हो तो पानी डाल दो डाइजोनियम सॉल्ट में, और अगर आपको बेंजीन बनाना है तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, और अगर आपने NaNO2 डाल दिया बेटा तो NO2 लग जाएगा, ये देखो लग गया है, नाइट्रोबेंजीन बन गई। क्लियर कहानी बेटा। अब आता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं होता बेटा, यही डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन वाला डाइजोनियम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। ये देखो दो बार इस्तेमाल किया, और बेटा इसकी रिएक्शन फिनॉल से करवाती, फिनॉल से, है ना। एक बार फिनॉल से करा दिए, एक बार एनिलीन से करा दिए। एक बार फिनॉल से, फिनॉल मतलब बेंजीन पर ये OH लगा हुआ है, फिर एनिलीन मतलब NH2 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं होगा बेटा, ये देखो यहाँ पर बेंजीन में इस तरफ H है ना, इस तरफ H होता है, ये रहा, है ना, H होता है, और यहाँ से बेटा ये Cl नेगेटिव, ये दिख रहा है ना, ये डाइजोनियम सॉल्ट, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, बाकी पूरा जुड़ जाएगा। अब देखो क्योंकि ये N2 है तो ये दो बॉन्ड बना
लिया है, देखो इधर, और इसे कहते हैं बेटा अजो। क्या बोलते हैं इसे? अजो कहते हैं। तो देखो इसका नाम क्या होता है मैं बता देता हूँ तुमको। देखो ये यहाँ पे देखो, पैरा पे OH लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो अजो, और बेटा ये फिनाइल है तो बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, इसे ऑरेंज कलर कहते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ बेटा, है ना, Cl HCl के साथ निकल के चला गया, बेंजीन आकर के इसमें जुड़ गई, ये अजो बेटा। तो देखो पूरा नाम क्या बन गया, पैरा, यहाँ पे अमाइन है, पहले हाइड्रोक्सी था तो हाइड्रोक्सी लिखा पैरा पर, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या है बेटा, इसके अमीनो, तो अमीनो, दो नाइट्रोजन को अजो कहते हैं तो अजो, और बेटा फिर ये फिनाइल लगाए तो बेंजीन। क्लियर हो गया कहानी? बेटा ऊपर वाला ऑरेंज कलर का होता है ना, अगर फिनॉल से कराओगे तो ऑरेंज कलर वाला मिलेगा, और अनिलीन से कराओगे तो येलो कलर वाला मिलेगा। बस बेटा यही था हमारा पूरा वीडियो, यहीं पे खत्म होता है, समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, है ना, और 2-3 बार देख करके इसे अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, है ना, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।